जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि कल यानी कि 20 फरवरी 2023 को हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बनाते हुए रिवीजन करने के लिए इस वीडियो में हम एक ही साथ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इन दो सैंपल पेपर से आपकी आपके हिंदी के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस आपने करना क्या है बच्चों कि वीडियो जो है ना इससे आप कंसिस्ट होकर पूरा एंड तक देख लेना। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन इसमें आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आइए शुरू करेंगे बिना देरी करते हुए। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपके एग्जाम से पहले की हम बात कर लेते हैं कि जब आप अपना पेपर देने के लिए जाएंगे बोर्ड में, तो यहाँ पे आपको 1 से लेके 4 में से कोई भी एक सेट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक सीरीज होगी और यहाँ पे आपको अपना जो सीबीएसई का रोल नंबर है, आपकी एडमिट कार्ड भी होता है, वो लिखना होता है। ये कोड नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है। और आंसर शीट जो होगी ना, आपको वहां पे ये कोड नंबर एक बॉक्स में लिखना होता है, ये भी देख लेना, ठीक है। अब ये नोट आप जरूर पढ़ना है क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा टोटल प्रिंटिंग पेजेस कितने होंगे, कोड नंबर आपको कहाँ लिखना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके क्वेश्चन टोटल कितने, 14 क्वेश्चन आने वाले। और एक चीज ना मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि जब मैंने 2018-19 में अपना बोर्ड का एग्जाम दिया था, तो उस समय भी एग्जाम 10:30 बजे ही होता था। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके आसपास में एग्जामिनेशन सेंटर है तो आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 9:30 बजे अपने घर से निकलो और 10 बजे से पहले पहले आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री कर लो, क्योंकि 10 बजे जो है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर का गेट हो जाएगा क्लोज और 15 मिनट सीटिंग में लग जाएंगे। 10:15 पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर आंसर शीट सबको दे दिया जाएगा। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो प्रैक्टिकली आपके आपके साथ में भी होगा और मेरे साथ में हुआ था, ठीक है। अब पेपर का सामान दे दे इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो टाइमिंग आपकी 3 घंटे की है, 3 घंटे का पेपर होगा, मैक्स मार्क्स 80 होंगे। पेपर जो वो आपका दो सेक्शन में डिवाइड होगा, खंड आ और खंड बा। आप सभी को पता है जैसे खंड आ में जो टोटल 48 वास्तुपद प्रश्न होंगे जिसमें से 40 के आपको उत्तर देने, यानी कि खंड आ आपका 40 नंबर का है। और खंड बा में हो जाएंगे आपकी 6% व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। वर्णात्मक जो प्रश्न है क्वेश्चन आंसर वाले और अभिव्यक्ति माध्यम वाले दृश्य लेखन है, ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। और एक चीज मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि खंड आ का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा और क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम है नहीं। तो हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोनों ही पेपर मैं आपको एक साथ दिखाता चलता हूँ और क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा हम उसकी तरफ बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पहले का है और ये जो है हमारा एक नया सैंपल पेपर है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा जो है एक नया सैंपल पेपर हमारा यहाँ से शुरुआत हो जाता है। तो आइए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो एमसीक्यू अभी हम डिस्कस करें, आप उन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर लाइव सेशन में, ठीक है, यानी कि लाइव में जो बच्चे जुड़ चुके हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है, ठीक है। ये है हमारा पहला वाला पेपर, ओके, जो अभी हमने नया बनाया है। देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। अब इस गलत कथन में आपको तकरीबन 4 से 5 और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पता चल जाएंगे। जैसे पहले हम ये देखना है कि गलत इसमें से है कौन सा। तो हमारे सामने पहला दिया हुआ है बच्चों, पहले आप इसे पढ़ लीजिए, मुझे पीटी थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, है ना। हाँ, अब ठीक है। देखिए पहला क्या दिया हुआ है हमारे सामने, का दिया हुआ है कि प्राचीन काल में जो मुद्रित कहानियां हुआ करती थी ये लोकप्रिय थी। क्यों भाई? क्योंकि ये संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। तो आपको अगर याद होगा तो क्या संचार का सबसे बड़ा माध्यम प्राचीन काल में मुद्रित था, मुद्रण था? नहीं था। वो क्या था? वो था उस समय बच्चों मौखिक। तो यानी कि हमारा सबसे पहला ही कथन जो बच्चों वो गलत हो जाएगा, यानी कि इसका का वाला आंसर हो गया गलत। अब आपको क्या याद रखना है कि प्राचीन काल में जो कहानियां लोकप्रिय थी वो कौन सी थी? वो मौखिक कहानियां लोकप्रिय थी। कैसी थी बच्चों? मौखिक। और जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम कौन था? मौखिक ही था उस समय, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि कविता का सबसे पहला जो उपकरण है वो माना जाता है शब्द, ठीक है। और उल्टा पिरामिड शैली के जो भाग होता है इंट्रो वाला, ये समाचार का मुख्य भाग होता है क्योंकि इसी में पूरे समाचार का क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से रेडियो जनसंचार का सभी माध्यम है जिसमें हम ध्वनि के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, शब्द के माध्यम से
मनोरंजन और संगीत वगैरह को सुनते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है, तो आपको एक ही साथ में 4 से 5 चीजें यहाँ पे पता चल गई। वेल, आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा पहले का, ये हो जाएगा आपका का वाला। ठीक है, अब इसी का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नाटक का जो प्रमुख तत्व है, प्रमुख जो अंग है, उसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो आप सभी को पता है समय का बंधन जो है एक प्रमुख तत्व है, शब्द तथा संवाद प्रमुख तत्व है, चरित्र योजना ध्वनि योजना एक तत्व है, लेकिन कथानक जो है ये इसका तत्व नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड में पूछा गया बच्चों हमसे कि दो कथन हमें दिए, हमें इन पे विचार करना है। कथन क्या है? एक खोजी रिपोर्ट के बारे में हमें समझना है और फिर एक इन डेप्थ रिपोर्ट के बारे में समझना। तो एक एक करके समझेंगे। देखो, खोजी रिपोर्ट जो है, इसमें कोई भी जो पत्रकार है वो उन सूचनाओं को और उन तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो पहले किसी जनता के सामने समक्ष ना लाए गए। यानी कि खोजी रिपोर्ट में क्या होता है कि ये उन सूचनाओं को, उन तथ्यों को छानबीन करके लाया जाता है जनता के सामने जो इससे पहले कभी ना लाए गए हो। लेकिन इन डेप्थ की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में इन डेप्थ यानी कि तरीके से पूरी अंदर से गहराई से छानबीन करके, तो जो भी तथ्य, आंकड़े, सूचनाएं जो भी प्राप्त होते हैं समाचार पत्र के पत्रकार को, तो वो उन आंकड़ों को, उन तथ्यों को, उन सूचनाओं को गहरी से गहरी एक छोटी से छोटी छानबीन करके जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उसे जनता के सामने लाता है। यानी कि खोजी रिपोर्ट और इन डेप्थ रिपोर्ट के बारे में ये दोनों ही सही है। तो गा वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए आप सभी इस तरीके से। चलिए, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4th। उल्टा पिरामिड शैली के क्रम में शामिल नहीं है। तो उल्टा पिरामिड शैली का सबसे पहला क्रम होता है बच्चों मुखड़ा, और मुखड़े में सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है, जैसे कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट इस तरीके से उल्टा पिरामिड शैली हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड, ये जो है ये उल्टा पिरामिड शैली हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका मुखड़ा वाला भाग, दूसरे में आएगा बॉडी, यानी कि इस पार्ट में आ जाता है बॉडी, जहां पे जो क्लाइमेक्स होता है उससे थोड़ी सी कम महत्वपूर्ण बात आती है, और फिर आता है समापन, यानी कि बिल्कुल एंड में यहाँ पे बहुत कम जो महत्वपूर्ण बात होती है वो आ जाती है। यानी कि ये जो तीन है वो तो हमारे शामिल है, लेकिन क्लाइमेक्स समापन में होता है, ये गलत है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई थी? तो आप सभी को पता है बच्चों किसके साथ हुई थी, वेब दुनिया के साथ में हुई थी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर का हमारा राइट है। अब दूसरे सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, जैसे संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम का विभाजन किया जाता है, क्या कहलाता है? यानी कि संवाददाताओं की उनकी रुचि, जैसे किसी की रुचि है खेल के ऊपर और खेल में ज्ञान उसका ज्यादा है क्रिकेट के ऊपर, तो उसके आधार पर उसके काम का विभाजन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? बीट डेस्क रिपोर्टिंग या संवाददाता, उसको बोलते हैं बच्चों बीट। क्या बोलते हैं उसे? बीट बोलते हैं। ठीक है, आगे, रेडियो माध्यम की खूबी इनमें से नहीं है। देखो, रेडियो माध्यम की खूबी कौन सी नहीं, आइए ध्यान से समझते हैं। रेडियो माध्यम जो है ये ध्वनि, स्वर, शब्दों तथा संगीत व मनोरंजन मनोरंजन और ज्ञानवर्धन का एक साधन है। बिल्कुल ठीक है, रेडियो में सुनने की उन्मुखता होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इसे सुन सकता है। निरक्षर व पढ़े लिखे सभी इसका आनंद ले सकते हैं। अब जो विशेषता नहीं वो कौन सी है? वो ये कि एक रेखीय माध्यम की तरह ये पीछे नहीं लौट सकते, ये भी विशेषता है भाई। लेकिन ये विशेषता किसकी है? इसकी कमी की विशेषता है कि ये रेखीय माध्यम से, टीवी होता है ना, उसमें जो रेखीय माध्यम होता है कि जैसे आपके पास फोन में तो आप कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप यही वीडियो देख रहे हैं, तो एक रेखीय माध्यम की आप इसे 10 मिनट का स्किप कर सकते हैं, 10 मिनट का पहले का देख सकते हैं, बाद का भी देख सकते हैं, लेकिन रेडियो माध्यम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है भाई? तो ये कथानक होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, आलेख या फीचर लेखन लिखते हुए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो भाई आलेख या फीचर लेखन जब लिखा जाए तो भाषा सबसे पहले बहुत ही सरल हो, सरस हो, एक भावपूर्ण होनी चाहिए ताकि व्यक्ति उसको अच्छे तरीके से समझ सके। अब आलेख फीचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें ना नई नई जिज्ञासा जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि पाठक जो है वो इसमें नई नई चीजों को समझे। किसी बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए क्योंकि इससे जो है पाठक जो होता है उसे अच्छा नहीं लगता है। नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब है हमारा चौथा वाला आंसर सही। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली के क्रम में भाई ये मैं ऑलरेडी आपको समझा ही चुका हूं। और अगर आप कहेंगे बच्चों तो इसकी एमसीक्यू की एक लाइव जो क्लास रहेगी, ठीक है, वो मैं अलग से ले लूंगा। अगर आप बताएंगे कि अव्यक्तीय माध्यम की 50 प्लस जो क्वेश्चन है उसकी एमसीक्यू की लाइव क्लास ले लीजिए, तो उसकी एक क्लास आपके लिए अलग से ले ली जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि काव्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो काव्यांश है हमारा बच्चों यह दीप अकेला से। तो क्या है, आइए पढ़ते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मन माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इस तरीके से ये है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया। अब आइए समझेंगे इसके एमसीक्यू को। लेकिन जो आपका दूसरा पेपर है उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस दूसरे प्रेम में देखिए, ये जो कवि घनानंद जी वाला है ना, उसके बारे में मैं आपको इसके भी एमसीक्यू समझा दूंगा एक ही बार में। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इनको जरूर समझिएगा। देखिए, पंक्ति को दे दो डैश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो पंक्ति को दे दो इसके माध्यम से, यानी कि दीप जो है पंक्ति को दे दो इसके माध्यम से कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से मिलकर ही सार्थक हो सकते हैं, यानी कि जब व्यक्ति और समाज एक दूसरे से मिलेंगे तभी दोनों का मिलन हो सकता है। इसीलिए जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक कमरा है, इसमें अगर एक ही दिया रखा है तो वो इसे पर्टिकुलर एरिया तक रोशनी पहुंचाएगा। लेकिन अगर इसी कमरे में टोटल 4 से 5 दिए रख दिए जाए, ठीक है, यहाँ पे भी एक दिया रख दिया जाए, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पे भी, तो ये पूरे कमरे में रोशनी फैला देगा। तो वही चीज है कि जब मनुष्य समाज से जुड़ता है तभी उसका जो अस्तित्व है, जो सार्थक है जीवन, वो बनता है। ठीक है, व्यक्ति और समाज के लिए क्रमशः प्रतीक है, यानी कि कविता में व्यक्ति और समाज के लिए किसको बताया गया। ठीक है, जन और गीत को, दीप और पंक्ति को, लक्ष्य संविधा को, या फिर पंडुबा और मोती को बताया गया बच्चों। दीप और पंक्ति को बताया गया। ठीक है, गा की बात करते हैं। व्यक्ति के समाज से जुड़ने पर क्या होता है। तो जब व्यक्ति समाज से जुड़ता है तो क्या इससे केवल व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है, केवल समाज की शक्ति बढ़ती है, दोनों को लाभ होता है, या फिर किसी में कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो जब समाज और एक व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं तो दोनों का ही लाभ होता है। ठीक है, ये जो स्नेह शब्द है बच्चों, स्नेह भरा, गर्भ भरा, मदमाता, इसमें कौन सा अलंकार है। तो स्नेह में अलंकार होता है बच्चों श्लेष अलंकार। कौन सा होता है, श्लेष। अब कवि ये कहता है कि गर्भ भरा मदमाता, इसका क्या अभिप्राय होता है। तो इसका अभिप्राय होता है बच्चों कि व्यक्ति स्वयं अपने गुणों और योग्यता पर आत्ममुग्ध है, यानी कि गर्भ भरा मदमाता है, यानी कि अगर उसके अंदर अच्छे गुण है, अच्छी योग्यता है, तो वो उसके अंदर आत्मसम्मान है, उसके अंदर आत्ममुग्ध है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब मेरे अंदर एक योग्यता है, अपने अच्छे गुण है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए, ये बात आती है। ठीक है, कविता में पंडुबा कौन है भाई। तो पंडुबा कौन है बच्चों, ये एक गोताखोर होता है। कौन है, गोताखोर होता है। ठीक है, अब बारी आती है आपकी कवि घनानंद वाले, इस सेकंड वाले की। तो आप सभी को पता ही, मैं आपको समझा चुका हूं। कवि घनानंद को माना जाता है, तो कवि घनानंद को क्या माना जाता है, बेसिकली इन्हें प्रेम की पीड़ा के कवि माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रेम की पीड़ा के कवि माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नायिका के द्वारा नायक की ओर ना देखकर दर्पण की ओर निहारना उसकी किस मनोदशा को सूचित करते हैं। यानी कि घनानंद जी कहते हैं कि मेरी नायिका ने मुझे नहीं देखा बल्कि दर्पण को देखा। तो ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है उसकी उदासीनता को, घनानंद के प्रति नायिका की जो बेसिकली उदासीनता है, वो पसंद नहीं करती, उसको दर्शाया गया। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुत पंक्तियों में स्त्रियों के द्वारा अंगूठे में पहनने जाने वाला एक जो शीशे का आभूषण होता है, उसके लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। तो वो है बच्चों आरसी शब्द। क्या है, आरसी शब्द। ओके, कवि घनानंद के प्रथम सवैये की विशेषता है। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे 3 या 2 मार्क्स में जो भी आता है आपका, वो पूछा जा सकता है कि प्रथम सवैये की क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता तो ये है कि इसमें घनानंद जी कहते हैं कि मेरी प्रेमिका जो सुजान है, मैं उसके बारे में कहता हूं कि मैं उससे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हूं। मेरी इच्छा है कि प्रेमिका एक बार बस मुझे दर्शन दे दे, क्योंकि अब मेरे प्राण बस निकलने ही वाले हैं। ठीक है, सुजान शब्द यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए उपयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है आपको ध्यान से समझ में। चलिए, पांचवा ये है, कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोलहि, कवि ने किस मनोदशा को यहाँ पे दर्शाया। तो वो कौन सी मनोदशा बच्चों, अपने सच्चे प्रेम पर विश्वास को, कि कवि घनानंद कहते हैं कि मुझे अपने सच्चे प्रेम पर विश्वास है कि एक ना एक दिन जो मेरी नायिका वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। कविता की भाषा कैसी है भाई, तो कविता की भाषा है परिष्कृत है और साहित्यिक एक ब्रिज भाषा की जैसी। ठीक है, आगे समझ में आप सभी को, आगे बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आएगा आपके गद्यांश यानी कि चैप्टर वाले क्वेश्चन। तो चैप्टर वाले क्वेश्चन से ये है आपके हरगोविंद, यानी कि जो संवदिया वाला चैप्टर है ना आपका, उससे लिया गया। आप इसे चाहो तो पढ़ लो, लेकिन हम हमारे जो क्वेश्चन आंसर है उनको शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए,
संवदिया का, एक सेकेंड हम इसे पढ़ ही लेते हैं क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे ना। देखो, हरगोविंद जो संवदिया है, ये संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी यानी संवदिया जो है वो भगवान के घर से संवदिया बन के आता है। आदमी जो संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना और जिस सुर में रोते हुए क्रोध में मधुर में सुनाया गया उसी तरीके से सुनाना, ठीक उसी ढंग में जाकर सुनाना कोई आसान काम नहीं होता। गांव के लोगों की एक गलत धारणा है कि संवदिया जो वो निठल्ला है, कामचोर है, पिटू आदमी है, ठीक है। और संवदिया का काम ये एक तरीके से ये वो बंदा है जिसके ना आगे नाथ है ना पीछे पगैन के, ना तो इसके आगे कोई है ना इसके पीछे कोई है। ये बिना मजदूरी लिए ही गांव गांव संवाद पहुंचाता है। उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलामी तो कहेंगे। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में ऐसा कौन है जिसके घर माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया? लेकिन ऐसे संवाद पहली बार वो ले जा रहा था किसका? जो बड़ी बहुरिया थी उसका। तो यहाँ पे ना आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या, कि हरगोविंद यानी कि संवदिया के बारे में जो गांव के लोग थे, ठीक है, उनकी कैसी धारणा थी इसके बारे में। तो ये धारणा थी, आपको ये भी समझ में आ गया। अब एमसीक्यू भी देख लेते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? संवदिया का क्या अर्थ होता है भाई? तो सिंपल सा है, संवदिया का अर्थ होता है संदेशवाहक। ओके। हरगोविंद की नजर में बड़ी बहू गांव की क्या थी? मालकिन थी, लक्ष्मी, बेटी या फिर दुश्मन थी? तो हरगोविंद की नजर में लक्ष्मी थी बड़ी बहुरिया गांव की, ठीक है। थर्ड क्या है? बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्यों बुलाया था? तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को इसलिए बुलाया था क्योंकि वह उसके माध्यम से अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी कि मुझे यहां से ले जाओ, ठीक है। चौथा क्या है? बड़ी बहुरिया दुख तकलीफ में क्यों थी? क्या कारण थे उसकी दुख तकलीफ के? तो सबसे पहला ये था कि बंटवारा हो गया था। बंटवारा होने से पहले पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात उसके ऊपर बहुत ज्यादा उधार आ चुका था, ठीक है। पहले तो था ही, लेकिन पति की मृत्यु के बाद और ज्यादा हो गया। यानी कि हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डी वाला राइट है, उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद संवदिया अपना संदेश क्यों नहीं सुना पाया? क्योंकि संदेश सुनाने में उसे अपने गांव की बेइज्जती लग रही थी, इसीलिए, ठीक है। अब जब उसने संदेश नहीं सुनाया तो जब गांव लौटा संवदिया तो उसने बड़ी बहुरिया से क्या प्रार्थना की? तो उसने प्रार्थना की कि वह गांव छोड़कर कहीं ना जाए और आज से बड़ी बहुरिया यानी कि वो जो नायिका है इसमें, वो आज से संवदिया की माँ है, उस पूरे गांव की माँ है और माँ के सारे काम बेटा ही करता है। तो आज से संवदिया बेटा और बड़ी बहुरिया उसकी माँ है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है इस तरीके से, ठीक है भाई। आगे आपको समझ में अच्छे तरीके से। चलिए अब दूसरे वाले में आ जाता है, जो आपका दूसरा वाला चैप्टर है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लिया गया है, बेसिकली मैं बात करता हूँ, हाँ, ये जो कुटच के संबंध में, ठीक है। आप चाहो तो इसे पढ़ लो और हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक को पहचाने। तो पाठ का नाम क्या है? कुटज है, लेकिन लेखक का क्या नाम है? क्या वो हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर फणीश्वरनाथ नेहरू है? सिंपल सी बात है भाई, वो कौन है? कुटज के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अगला, उसके बाद ये बात की जाती है, ये भी पाषाण की छाती फोड़कर न जाने किस अतल गहवर से अपना भोग खींच लाते हैं। इस पंक्ति से कुटज की किस विशेषता का हमें पता चलता है, यानी कि न जाने ये जो पत्थर होते हैं इनके बीच से भी अपने लिए खाना ये जो कुटज है वो खींच लाता है। तो कुटज की किस विशेषता को पे दर्शाया गया है? वो विशेषता है बच्चों जिजीविषा, यानी कि जीने की इच्छा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, याद रखेंगे। अब चलिए थर्ड क्या है? लेखक कुटज के माध्यम से मानव जाति को क्या उपदेश देना चाहता है? तो मानव जाति को लेखक ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से कुटज विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ठीक उसी तरीके से तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। जिस तरीके से कुटज अपनी आंतरिक शक्ति और बल के आधार पर ही असंभव कार्य को संभव कर पाता है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य जाति तुम्हें भी असंभव कार्य को संभव बनाना होगा। कैसे? जब आपके अंदर आंतरिक शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी तब, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, आपको इन पे विचार करना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था इस तरीके से आप देख लेंगे। ये सारी की सारी जो बातें हैं, जन्म जो था 1907 में, गांव आता दुबे के छपरा जिला में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में। शिक्षा की इस तरीके से कार्य यहाँ इस तरीके से किया था। तो ये सारी चीजें आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा चौथा राइट हो जाएगा। मन की परवस्था का क्या परिणाम होता है? मन की परवस्था यानी कि जब मन आपका दूसरे के परवश में, दूसरे के वश में होता है तो आपका मन बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है बेसिकली। और आपका मन जब आपके वश में होगा तो आपका मन सुखी रहेगा। जैसे रिलेशनशिप होता है, ठीक है, गर्ल्स बॉयज का, तो उसमें मन जो है वो उनका परवश हो जाता है, तो वो दुखी रहते हैं, कभी बात नहीं होता, बात नहीं हो पाती या फिर कोई गुस्सा हो जाता है, इस तरीके से। तो वही परवश होता है। अब सिंगल बंदा उसका मन अपने ही वश में है तो हमेशा खुशी सुखी रहता है, इस तरीके से वो बात कही गई, ठीक है। कुटज
कहाँ हरा भरा व जीवन बना रहता है? तो ये बना रहता है बच्चों हिमालय पर्वत की चट्टानों पर। हिमालय पर्वत की या फिर शिवालिक? हिमालय पर्वत की चट्टानों पर। ठीक है, चलिए अब आपकी जो सेकंड किताब है बच्चों, सूर्यदास की झोपड़ी, इससे हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, मतलब किताब नहीं, बेसिकली जो आपकी किताब है अंतराल, उसमें जो चैप्टर दिया गया सूरदास की झोपड़ी, बिस्कोर की माटी, अपना मालवा ख्वाब, उजाड़ू सभ्यता, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूरदास की झोपड़ी पार्ट में सूरदास को प्रमुख दुख किस बात का है? क्या पोटली में रखे पैसे जल जाने का, झोपड़ी जल जाने का, सुभागी को सड़ देने का, जिसकी वजह से जो भैरव था वो गुस्सा हुआ, उसने झोपड़ी में आग लगा दी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज्यादा उसे दुख था बच्चों पोटली में उसके पूरे जीवन की जो संपत्ति रखी थी, पैसे, ये जाने का। क्यों भाई? क्योंकि उसने बहुत सारी अभिलाषाएं सोची थी। ठीक है, कुआं बनवाएगा, ठीक है, और मिठुआ का ब्याह करेगा, पिंडदान करेगा, वो बहुत सारी चीजें। ठीक है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी था जब उसके पैसे जल गए। ठीक है, उसके बाद लेखक प्रभात जोशी के अनुसार नर्मदा मैया के पास बैठने पर उसे कैसा आनंद मिलता है? क्या उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है? ठीक है, बाग में घूमने जैसा लगता है, ऐश्वर्य भोगने जैसा, या फिर माँ की गोद में बैठने जैसा लगता है? कैसा लगता है भाई उसे? उसे लगता है माँ की गोद में बैठने जाता है। जब वो गंगा मैया के पास, सॉरी, नर्मदा मैया की नदी के पास में बैठता है तो उसे लगता है कि जैसे वो अपनी माँ के पास बैठा। ठीक है, उसके बाद अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में ये जो पार्ट है, इसमें रास्ते में शिप्रा मिली। यह शिप्रा कौन है बेसिकली? क्या ये बहन एक नदी है, मालवा की स्त्री, या फिर लेखिका की पत्नी है? तो ये शिप्रा मिली रास्ते में, ये एक बेसिकली नदी का नाम है। ठीक है, नदी की संज्ञा है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग से एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे, और हो सकता है तो आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि बिस्कोहल माटी पाठ में वर्णित जो फूल हैं, इसकी विशेषता बताइए। तो सबसे पहला फूल है बच्चों कमल। कमल जो है, अपना ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत चीजें पता चलेंगी। सबसे पहला बच्चों कमल। कमल जो है, इसके बीज और जो डंठल है, इसे हम खा सकते हैं, और इसका जो पत्ता होता है, इसमें भोजन परोसे जाते हैं। जैसे आपने साउथ मूवीज में देखा होगा, उसमें जो केले का पत्ता होता है ना, तो उसी तरीके से कमल जो होता है, इसके पत्ते पे भोजन परोसा जा सकता है, इसके बीज डंठल हम खा सकते हैं। कोइया क्या है? कोइया जो बेसिकली ये तालाब और गड्ढों में खिलता है, कीचड़ में एक तरीके से। इसमें से मीठी सी सुगंध आती है बेसिकली। तो अगर आपसे पूछा जाए तालाब या गड्ढों में कौन सा फूल खिलता है, तो कोइया खिलता है। ठीक है, हरसिंगार। हरसिंगार बेसिकली शरद ऋतु में खिलता है, और ये सफेद रंग का एक खुशबूदार फूल होता है। एक तरीके से हम इसे पूजा फूल भी कहते हैं। जो गुड़हल का फूल होता है वो देवियों पे चढ़ाया जाता है, हरसिंगार भी एक तरीके से पूजा ही फूल होता है। ठीक है, लेकिन जूही वाला जो पार्ट है, ये काले रंग का खुशबूदार फूल होता है, ये गलत है, क्योंकि ये काले रंग का नहीं होता, ये सफेद रंग का होता है। बेसिकली ऐसा होता है, सफेद रंग का खुशबूदार होता है, इसे माला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पूरी की पूरी बातें जो कमल, कोया, सिंगा, जूही, वो तो सही है, बस जूही में रंग की वजह से ये गलत हो जाएगा। यानी कि हम क्या कहेंगे बच्चों, एक सेकेंड, तो यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सूरदास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो सूरदास में हार न मानने की प्रवृत्ति थी। भैरव के ईर्ष्या स्वभाव के बाद भी उसने सौभाग्य को शरण दी, यानी कि वो शिवपरिचित था। सूरदास कर्मशील और परोपकारी व्यक्ति था। दोनों ही सही हैं, यानी कि मतलब तीनों सही हैं। ये जो है कि वो प्रतिशोध लेना चाहता था, ये गलत कथन। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे पेपर में। तो यहाँ पे दिया हुआ कि विस्कोहल माटी पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो विस्कोहल माटी कैसा पाठ है बच्चों? ये एक आत्मकथा है, विस्कोहल जो लेखक विश्वनाथ है, इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय के समान है। आपके साथ सूरदास ने ऐसा क्यों कहा है? सूरदास ने इसलिए कहा है क्योंकि ग्रामीण समाज की ये दृष्टिकोण है कि यदि आप धन संचय करते हैं तो ये पाप संचय एक तरीके। ठीक है, आप कथनों की बात करते हैं, तो वर्तमान युग में आप सभी को पता है कि उद्योगों के नाम पर, उद्योगिक विकास के नाम पे नदियों को गंदे नाले में बदला जा रहा है। लोगों के द्वारा कूड़ा करकट डालकर, रासायनिक पदार्थ डालकर नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, और इन सभी कारणों से नदियां नाले सड़े जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ये नाम आ जाते हैं, बस ये नाम है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे जो है गा वाला राइट हो जाएगा, जिसमें चारों ही राइट। ठीक है, उसके बाद लेखक प्रभात जोशी के अनुसार नर्मदा मैया के पास बैठने पर, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेखक विश्वनाथ के अनुसार किस सांप के काटने पर व्यक्ति हिना कर मरता है? वो सांप होता है बच्चों डोंडहा। क्या सांप का नाम है बच्चों जिसे व्यक्ति हिना कर मरता है? डोंडहा है। ठीक है, तो 25 मिनट में हमने अपना दोनों पेपर का खंड जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और एक चीज शायद मैं कहीं और वीडियो के एंड में भूल ना जाऊं, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से
मेरे पूरे के पूरे चैनल की टीम की तरफ से। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके हिंदी के एग्जाम के लिए, बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए। और अच्छी से तैयारी आप कर लिए होंगे ऑलरेडी, और मैं अभी भी तैयारी करवा ही रहा हूँ, तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। ठीक है, एग्जाम जब आपका हो जाएगा ना हिंदी का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके एक बार अपना फीडबैक जरूर देना कि जो आपको पढ़ाया गया उसमें से कितना आया था। ठीक है, और ये मैं आपके सामने लाइव डिस्कशन भी करूंगा। ओके, अब हम खंड बी की बात करेंगे। तो खंड बी में आप सभी के सामने ये एक चीज हाजिर है। हाजिर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपके सामने, जिसमें किन्हीं 3 शीर्षक में से एक शीर्षक पर आपको क्या लिखना होगा, रचनात्मक लेख लिखना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है, दूसरे पेपर में 3 में से किसी एक पर रचनात्मक लेख लिखना होगा। ओके, हमारे सामने दिए हुए हैं, एक है शिक्षा का महत्व। तो शिक्षा के महत्व के ऊपर बच्चों एक रचनात्मक लेखन मैं आपको ऑलरेडी लिख के बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में सभी को शिक्षा का महत्व पता है। जो इंसान पढ़ लिख जाता है वो किसी भी समस्या को आसान तरीके से सुलझा सकता है। महिलाओं के बारे में बात करें, उनको ज्यादातर शिक्षा का अधिकार नहीं जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कानून वगैरह जो वो चलाए गए हैं। तो कुछ ये बातें हैं, आप इसको चाहो तो पढ़ो, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी एक पेपर में करवा चुका हूँ। मेनली दिखाने का मतलब ये है कि जब रचनात्मक लेख लिखने की बात आएगी ना, तो जो आपका टॉपिक है उस पर आपको अपनी रचना के अनुसार आप क्या सोचते हैं वो लिखना है। और इसमें आपका मार्क्स ना, जहां तक मुझे लगता है आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए अगर आप 120 से 150 शब्दों में अपनी राय के बारे में लिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा ना टीचर को प्रभावित करने वाले वर्ड्स उसमें होने चाहिए, बस ये बात है। ठीक है बच्चों, समझ गए इस तरीके से। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें से। ठीक है, यहाँ पे भी आपका गर्मी की पहली बारिश के ऊपर मैंने बताया हुआ था। ठीक है, आप चाहो तो पढ़ लेना। बाकी हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहां से अब ना आपके देखो एक साथ बहुत सारे एमसीक्यू भी आपके कंप्लीट होते चलेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट होते चलेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता के विकास और इसके रास्ते की समस्या का उल्लेख कीजिए। तो आइए समझते हैं। देखिए, हिंदी में नेट पत्रकारिता जो थी, इसका विकास होता है वेब दुनिया के साथ में। ठीक है, आज के टाइम पे अगर हम बात कर लेते हैं तो इंदौर की नई दुनिया समूह से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, एक पोर्टल था जो कि ये शुरू हुआ था। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, ये कुछ ऐसे वेब संस्करण हैं जो कि इंटरनेट में जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई तब अस्तित्व में आए थे। ठीक है, एक अखबार का नाम है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अखबार है जो शुरुआत में प्रिंट में था लेकिन अब प्रिंट रूप में ना होकर केवल और केवल इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो उसका नाम है बच्चों प्रभात साक्षी। ठीक है, हिंदी वेब जगत में आज की अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर हिंदी भी वेब पत्रकारिता अभी शैशव काल में, शैशव काल में मतलब यानी कि शुरुआत काल में हमारी जो हिंदी की जो वेब पत्रकारिता चल रही है इसके बारे में। और सबसे बड़ी समस्या भारत की क्या है, वो है हिंदी का खुद का फॉन्ट ना होना। क्योंकि इसके पास एक तो हिंदी का खुद का फॉन्ट नहीं है, कोई इसका अपना कोई बोर्ड नहीं है हिंदी के लिए, और ना ही तो इसके लिए कोई समस्या के उपाय के लिए कोई निदान किया जा रहा है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है, क्या, हिंदी का फॉन्ट और उसका कोई बोर्ड ना होना। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें छोटी छोटी सी समझ गए। अब दूसरा देखते हैं कि कविता लेखन का सबसे पहला उपकरण क्या है तथा कविता में इसके महत्व को उजागर कीजिए। तो आइए समझते हैं क्या है महत्व और क्या है उसके बारे में। तो कविता जो है बच्चों, इसका सबसे पहला उपकरण होता है शब्द। ठीक है, यहाँ पे कवि डब्ल्यू.एच. आर्डन ने कहा, प्ले विद दी वर्ड्स, अर्थात कविता लेखन में सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखें, फिर उनके अर्थ की परतों को खोलें, क्योंकि शब्द ही भावना और संवेदनाओं को आकार देते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्ले विद दी वर्ड्स ये शब्द किसने कहा है, कवि डब्ल्यू.एच. आर्डन है, कवि हो या लेखक है वट। और कविता का पहला उपकरण क्या है बच्चों, शब्द होता है। ठीक है, कविता लेखन में शब्दों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, जो कि निम्नलिखित है। क्या होता है भाई, शब्द कविता लेखन के सर्वोत्तम प्राथमिक उपकरण है। ठीक है, शब्द कविता के मूल आधार होते हैं, जिसकी सहायता से कविता लेखन संभव हो सकता है। शब्द के उचित मेलजोल से कविता संभव बनती है, तथा कवि शब्दों से ही जो है छंदबद्ध करता है एक कविता को। मतलब समझे कि शब्द जो है ये कविता लेखन का सबसे पहला उपकरण है। कविता के अगर मूल आधार की बात करें तो वो शब्द ही होता है। इसके बिना आप कविता लेखन कर ही नहीं सकते। मान लिया आपको कोई कविता लिखनी है, तो जब तक आपके पास ये जो स्क्रीन पर शब्द दिखते हैं आपके पास ये नहीं होंगे, तो क्या आप कविता लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, आप बोल भी नहीं सकते शब्द के अलावा। ठीक है, शब्दों का जब अच्छा मेलजोल होता है तो अच्छी कविता बनती है, जब शब्दों का छंदों का अच्छा मेलजोल होता है तो और ज्यादा अच्छी कविता बन जाती है। ये चीज है।
मानव जो है ना कभी जो है वो अपनी उन संवेदनाओं को जो वो सिर्फ सोच सकता है उसे एक लिखित रूप दे देता है, एक मूर्त रूप दे देता है, ये बताया गया है। क्या भाई, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है कि विभिन्न जनसंचार माध्यम में इंटरनेट माध्यम की खूबियां तथा खामियां लिखिए। तो जहां तक मुझे लगता है बच्चों की इस प्रश्न का उत्तर तो 99.99 मिली, मैं क्या ही बताऊं, सभी बच्चों को आंसर आता होगा। क्या इंटरनेट माध्यम की खूबियां क्या है? तो भाई इंटरनेट माध्यम दृश्य रूप में भी है और प्रिंट दोनों ही रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दृश्य भी है, प्रिंट भी है, इवन ये श्रव्य भी है। कैसा है? श्रव्य भी है, ये सब सुन भी सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा आज के टाइम पे हम इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि बटन दबाते ही हमारे सामने सूचनाओं का एक बहुत बड़ा जो भंडार है वो खुल जाता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हम संवाद का आदान प्रदान कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि कबूतर या फिर चिट्ठियां भेजी जाती, जैसे आपने गाना सुना होगा ना कबूतर वाला। ठीक है, तो पहले चिट्ठियां भेजी जाती, कबूतर भेजी जाती, लेकिन आज के टाइम पे आप चैटिंग कर सकते हो, सीधा एक बटन दबाया, मैसेज पहुंच गया, सारी घटनाएं, सारी चीजों के बारे में आपने हर एक चीज को अच्छे तरीके से उसको समझा दिया, बस एक ही बटन दबाते हुए। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा हम सूचना प्राप्त करते हैं, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान प्राप्त करता है, जिसको कॉमेडी देखना है वो मनोरंजन करता है, और जिसको अपने कुछ कार्य करने, व्यापार करना है तो वो व्यापार ही करता है। ठीक है, इसके माध्यम से खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं, और खबरों में यदि कोई गलती है तो उसका संप्रेषण भी बहुत जल्दी हो जाता है, सत्यापन हो जाता है, बैकग्राउंड बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल सी बात है। अब बारी ये आती है कि क्या इसकी खामियां हो सकती हैं? बिल्कुल भाई, बहुत सारी खामियां हैं। जैसे सबसे पहले खामियां ये होती है बच्चों कि ये जो है ना, ये गरीबों के लिए और अनपढ़ों के लिए जो है बहुत ही अनुपयोगी है, क्योंकि वो इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट यूज करने के लिए आपको एक अच्छा टच फोन चाहिए। अब टच फोन नहीं तो नहीं कर सकते, वो एक बात अलग है, बटन वाला एक फोन है उसकी बात अलग है, लेकिन मेनली टच फोन में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी नहीं कर सकता। इसमें एक समय सीमा नहीं होती, यानी कि हमारे हाथ में होता है तो हम इसे कभी भी चलाते रहते हैं। जैसे आपने मानते हैं कि ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने देखते आप जो है कुछ और आपके सामने खुल गया गलती से, ठीक है, कोई ऐड आ जाता है, तो आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा हट गया और आप शॉर्ट्स देखने लगे, रील्स देखने लगे, आपको पता ही नहीं चलेगा 2 4 5 घंटे कब निकल गए। ठीक है, और आपका टाइम बर्बाद। नई पीढ़ी स्वयं को हर समय अपडेट रखने की उसे लत लग गई है, उसे हाल हमें ये देखना होता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, कब क्या चेंजेस हो रहा है, तो उसके लिए वो जो है अपडेट रखना चाहता है, तो इससे वो ना बिगड़ रहा है इस चीज में, ये चीज है। उसके बाद में इंटरनेट को केवल एक औजार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि आतंकवाद, अश्लीलता और दुष्प्रभाव और गंदगी फैलाने को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ये चीज है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे तरीके। अब आपकी दूसरी किताब के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है विभिन्न जनसंचार माध्यमों के रेडियो माध्यम की खूबियां तथा खामियां लिखिए। ठीक है, तो रेडियो माध्यम की खूबियां और खामियां लिखिए। तो खूबियां क्या है भाई? आप सभी को मैं अभी एमसीक्यू में बता ही चुका हूं कि ध्वनि स्वर शब्दों के माध्यम से मनोरंजन और ज्ञानवर्धन। रेडियो में जहां तक किसी की आवाज पहुंचती है हर कोई इसे सुन सकता है। बाकी माध्यम से संस्था होता है कि 500 रुपए का एक बाजा ले लिया आपने, रेडियो ले लिया, 20 रुपए के सेल ले लिया, बस डाल लिया, बस चलता रहेगा आपका महीने भर, ले जाएगा सेल। वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही सस्ता होता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, निरक्षर है, पढ़ना लिखना नहीं आता है, और जो पढ़े लिखे भी है उनके लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी है, दोनों इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आप दूर दराज के कार्यक्रम भी आसानी से सुन सकते हैं। अब कमियां क्या है? तो कमियां सबसे पहले ये है कि एक रेखीय माध्यम की तरह ये पीछे नहीं लौट सकता। क्यों नहीं लौट सकता भाई? क्योंकि हम लौट नहीं सकता इन द सेंस कि जैसे टीवी होता है, हमारे पास फोन है, आप इसको स्किप या फिर अनस्किप करके वीडियो देख सकते हो, लेकिन रेडियो में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो यही रेखीय माध्यम को नहीं लौटा पाता। ठीक है, कई बार रेडियो कार्यक्रम होते हैं, तो अगर वो लेट हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको प्रतीक्षा करने को, समाचार बुलेटिन होते हैं तो उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है, कभी मैच लाइव हो रहा है तो उसमें जो प्रचार वगैरह आ जाते हैं उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में रेडियो से आप लंबे अधिक कार्यक्रम नहीं सुन सकते। ठीक है, जैसे आप मैं आपसे मैं ये कहूँ कि आप इस वीडियो को बंद करो कि सिर्फ ऑडियो सुनते रहो, और क्या आप इसे सुनोगे? ज्यादा देर नहीं सुनोगे। अगर यही मैं आपको, आप ऐसे देख रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, और यही मैं फेस कैम के साथ में बनाऊं तो आप और अच्छे से सुनेंगे, कंसिस्टेंस होकर सुनेंगे। ये चीज आ जाती है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये उबाऊ हो जाते हैं। इसमें बोलचाल की भाषा के प्रयोग से भाषा के विस्तार की विकास की संभावना नहीं रह सकती, क्योंकि इसमें नॉलेज भाषा उपयोग की जाती है, इसलिए तो इससे कोई अच्छी भाषा विकसित नहीं होती है। इसके माध्यम से श्रोताओं को बांध कर रखना काफी कठिन हो जाता है। ये चीजें हैं बच्चों, समझ गए? रेडियो माध्यम की बात करते हैं, खूबियों की ये आ जाएंगी, और बात करेंगे खामियों की तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला है कि नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? अस्वीकार और स्वीकार की धारणा से क्या तात्पर्य है बच्चों? एक सेकेंड, अच्छा नीचे आ गया है वो। ठीक है, देखो,
नाटक में स्वीकार का जब तत्व आता है तो क्या होता है, नाटक बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है, यानी कि सशक्त हो जाता है। बेसिकली जब नाटक में दो या दो चरित्र आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा चरित्र आपस में मिलते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता है, टकराव पैदा होता है। तो ये क्या है, ये स्वीकार है कि ये टकराव होना स्वीकार है, क्योंकि जब टकराव नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा, ठीक है, क्या तब तक नाटक अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, नाटक रंगमंच में हमेशा यथा स्थिति अस्वीकार है, यानी कि ऐसी स्थिति जिसका कोई मतलब नहीं है वो अस्वीकार है। वर्तमान स्थिति के प्रति, वर्तमान में जो स्थिति मॉडर्न लाइफ जो चल रही है उसके प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध, अस्वीकार, ऐसे जो नकारात्मक तत्व हैं, इसी वजह से नाटक सशक्त बनता है। यानी कि आपसे कहें कि कोई कहानी है, ठीक है, आप उस कहानी के ऊपर नाटक करेंगे, बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन अगर वर्तमान की जो स्थिति है, जो वर्तमान सिचुएशन उसके ऊपर नाटक बनाएंगे, वर्तमान की जो कंडीशन उसके ऊपर नाटक बनाएंगे, तो ज्यादातर लोग देखेंगे। इसी वजह से हमारे नाटककारों को राम से ज्यादा, प्रभु श्री राम से ज्यादा रावण का, और भक्त प्रहलाद से ज्यादा हिरण्यकश्यप का चरित्र बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, जब कभी विचार का, व्यवस्था का, तात्कालिक समस्या को नाटक में सह स्वीकार किया जाता है, तो नाटक का केंद्र बिंदु के बारे में ये संबंध नहीं रहता, आकर्षण नहीं रह जाता, ये चीजें। ठीक है भाई, समझ गए अच्छे तरीके से। तो 36 मिनट हो चुके हैं, हमारे अभिव्यक्ति माध्यम वाले क्वेश्चन अभी और भी बच रहे हैं। क्या क्या बच रहे हैं आइए देखेंगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों ये कि आर्थिक मामलों की पत्रकारिता का वर्णन कीजिए और आर्थिक पत्रकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है ये समझाइए। तो बात करेंगे आर्थिक मामलों की पत्रकारिता की। तो आर्थिक मामलों की पत्रकारिता देखो होती क्या है कि कुछ वर्षों पहले सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप में आर्थिक मामलों की पत्रकारिता उभरकर सामने आई। क्यों भाई? क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के रूप में आर्थिक मामलों की पत्रकारिता का बहुत ही गहरा संबंध होता है। जैसे इसमें होता क्या है कि इसकी तुलना अगर आप किसी अन्य पत्रकारिता से करेंगे तो बहुत कठिन है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आम लोगों की शब्दावली का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें मेनली जो है वो व्यापार, बिजनेस जो होता है ना, उसकी शब्दों को इसमें उपयोग किया जाता है, ये बात है। ठीक है, समस्या क्या है भाई आर्थिक पत्रकार के लिए? तो समस्या ये है कि वे लोग जो इसमें ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, जिनको पता नहीं इसके बारे में, और वे लोग ज्यादा रुचि रखते हैं जिनको पता है सब कुछ, तो दोनों के बीच में कैसे एक शब्दों का मेलजोल अच्छा बना के रखना है, तो ये बहुत ज्यादा कठिन कार्य हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, अब आता है इसी का दूसरा क्वेश्चन, नाटक के किन्हीं 3 तत्वों पर प्रकाश डालिए। नाटक के मैं आपको 3 तत्व बताता हूँ। सबसे पहला आता है बच्चों कथानक, यानी कि कथा वस्तु। इट इज बेसिकली नाटक में जो कुछ भी कहा जाए उसे कथानक अथवा कथा वस्तु कहते हैं। यानी कि नाटक में जो कहा जा रहा है, जो वाक्य कहा जा रहा है, वो वाक्य जो है वो कथा वस्तु, वो वाक्य कथानक है। इसी के आधार पर नाटक को आरंभ कहते हैं, इसी के आधार पर नाटक मध्य पहुंचता है, इसी के आधार पर नाटक समाप्त होता है, ये सारी चीजें। फिर आता है बच्चों संवाद योजना। संवाद योजना कैसी होती है भाई? संवाद योजना इन द सेंस की संवाद ही कथानक को गतिशील बनाते हैं तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं। नाटक में जो संवाद होता है बच्चों, संवाद योजना सरल, सहज, स्वाभाविक और अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसी नहीं होगी तो लोग कैसे देखेंगे? मान लेते हैं आप नॉर्मली भाषा समझते हैं अपनी यहाँ की एरिया की लैंग्वेज की, और आपके वहाँ पे कोई पंजाबी उर्दू बोलने आ जाए तो क्या आप समझेंगे? नहीं समझेंगे। नाटक की भाषा सरल, सहज एवं उस एरिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो भाषा शैली इन द सेंस ये कि जो आम लोग उस भाषा को समझ सकें, उस भाषा में नाटक की उन अभिव्यक्तियों को समझाना चाहिए ताकि सभी इसे देखें आसान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पेपर में क्वेश्चन नंबर 9, पत्रकारी लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए समझेंगे। देखिए, पत्रकारी लेखन जो है इसका संबंध होता है सामान्य जो और असामान्य और वास्तविक जो रियल टाइम की घटनाएं होती है उसके संबंध। ठीक है, और यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया। ठीक है, लेकिन सृजनात्मक लेखन कैसा होता है? इस लेखन में कल्पना को भी स्थान दिया जाता है लिखने वाले की। ठीक है, इस लेखन में लेखक पर बंधन नहीं होता, उस पर काफी छूट होती है और वो बहुत सारी चीजों को यहाँ पे प्राप्त कर सकता है, ये बातें हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि कविता लेखन में बिंब और छंद का क्या महत्व होता है? तो भाई कविता लेखन में बिंब और छंद का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। जैसे पहले बात करेंगे छंद की। छंद होते क्या है? तो वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, इन सभी का सुव्यवस्थित एक रूप होता है जिसको हम छंद बोलते हैं। और ये कविता कभी भी एक प्रवाह में नहीं बनेगी जब तक उसमें छंद का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बाहर की हमारी जो संवेदना है वो एक प्रतिबिंब के रूप में हमारे ऊपर, हमारे मन में बेसिकली परिवर्तित हो जाते हैं। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना
आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। यानी कि अगर आपको कोई कविता जो है वो उसमें अपनी संवेदना को व्यक्त करना है छंद के माध्यम से, तो जब छंद सही नहीं होंगे तब तक कविता सही नहीं होगी। कविता की भाषा में बिंब जो छंद है ये संरचनाएं सभी परिवेश के इर्द गिर्द घूमती हैं, इसलिए इनके अनुसार भाषा बिंब छंद का चयन किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे से पार्ट से समझ होंगे। तो 40 मिनट में अभिव्यक्ति माध्यम एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th से। ठीक है भाई, देखिए 10th में सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पहले वाले पेपर में, आज के नए पेपर में क्वेश्चन ये बच्चों कि यह दीप अकेला, इसको भी पंक्ति दे दो। इसके आधार पे जो कवि है वो व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है ये बताते हैं कैसे। यानी कि आपकी जो कविता है यह दीप अकेला, इसमें ये कहा जाता है कि इसको भी पंक्ति दे दो। इस पंक्ति के आधार पे आपको ये बताना है व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों कैसे, यानी कि व्यक्ति का समाज में विलय और क्यों और कैसे होता है। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि यह दीप अकेला कविता ये जो है इसमें जो दीपक है वो मनुष्य का एक प्रतीक स्वरूप माना जाता है, जिसमें विद्वान पंक्ति शब्द एक समाज का प्रतीक है। अगर हम बात करते हैं कि पंक्ति दीपक को पंक्ति दो, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को समाज में भेजो। समाज में रहकर ही मनुष्य अपने और अपने समाज का कल्याण कर सकता है, और इसी तरीके से समाज और मनुष्य जो है वो एक अच्छे कल्याणकारी जो है वो निर्देश बनते हैं। ठीक है, जिस तरह एक दीपक अपने स्थान पाकर स्वयं जलकर लोगों को प्रकाशित करता है, ठीक है, वैसे ही मनुष्य समाज में जब एक होगा तभी एक होकर वो सभी विकास कर पाएंगे। इसीलिए मानव और मनुष्य मानव जो है और समाज है इसका विलय होना जरूरी है। उनकी शक्ति का विस्तार है, अकेला व्यक्ति दीप कुछ नहीं कर सकते। जब वे पंक्तितः समाज में विलय होते हैं तो उनकी शक्ति का विस्तार होता है, अन्याय के साथ मिलकर अधिक शक्तिवान हो जाते हैं। ये कुछ बातें यहाँ पे बताई गई। ठीक है भाई, तो आपको कंप्लीट ये समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे बारी आएगी अगले क्वेश्चन की, जो कि है हमारा, हाँ देखिए, घनानंद के सवैये के अनुसार बताइए कि कवि ने चाहत चलन या संदेशो लय सुजान को क्यों कहा है। ठीक है, घनानंद के अनुसार बताना है। तो क्यों कहा है, तो इसलिए कहा है क्योंकि घनानंद के सवैये के अनुसार घनानंद की जो प्रेमिका है उसका नाम है सुजान। तो प्रेमिका से घनानंद जी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, कवि उससे बहुत प्रेम करते हैं, वह उससे मिलना चाहते हैं, परंतु उसकी प्रेमिका नायिका उसके शब्दों का, उसके जो चिट्ठियां होती, तार होते हैं, उनका जवाब कोई नहीं देती है। कभी अब मरने की स्थिति तक पहुंच चुका है, अब उसे ये लगता है कि भाई कभी भी जो है ना मेरे प्राण निकल सकते हैं। तो वह अपनी प्रेमिका सुजान तक ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि एक बार, कम से कम मरने से पहले एक बार तो दर्शन दे जा, पूरी जिंदगी तो दर्शन दिए नहीं रूठ के जाने के बाद में। ठीक है, तो मरने से पहले एक बार दर्शन दे दो ताकि मेरे प्राण जो है वो तृप्त हो जाने, तो आत्मा भटकेगी और तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें ही परेशान करेगी। ठीक है ना। उसके बाद रही चखी चित लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, रही चखी चित्र लिखी सी, क्या क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे इस तरीके से। देखिए, रही चखी चित लिखी सी, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जब माता कौशल्या को राम की याद आती है तो उनकी स्थिति एक जड़ चित्र, जैसे चित्र होता है ना उसे कहीं पे भी रखते हो जो वैसा का वैसा बना रहता है, तो उसी के समान हो जाती है। जो हिलती डुलती नहीं है, वे राम की वस्तुओं को देखकर हैरान थी, किंतु जैसे ही माता कौशल्या का भ्रम टूटता है तो उसकी स्थिति चित्र के समान हो जाती है। जैसे ही उन्हें राम के वन जाने की बात याद आती है, वो फिर से एक चित्र की भांति खड़ी हो जाती है, पेंटिंग की तरह खड़े हो जाते हैं कि अब ये क्या हो गया, अरे रे रे ये क्या हो गया मुझसे, इस वजह से ये चीज है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से ये वाला पार्ट। ओके, नाउ अब बात करते हैं 11 की, लेकिन दूसरे पेपर में देखते हैं क्वेश्चन 10। मैं जानू नितनाथ स्वभाव, इसके माध्यम से भरत ने राम जी के किस स्वभाव की विशेषताओं को यहाँ पे दर्शाया है। और ये देखेंगे दर्शाया बच्चों कि राम की विशेषताओं को, क्या कि बड़े भ्राता राम अति दयालु और स्नेही व्यक्ति हैं। उन्होंने बचपन से ही भरत से अति प्रेम किया है। भरत राम के प्रिय अनुज थे, उन्होंने हमेशा भरत के हित के लिए कार्य किया। भ्राता श्री राम खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते हैं, क्योंकि वो अपने भरत अनुज से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भरत जो है भ्राता राम जो है ये अपराधी पर किसी भी तरीके का कोई क्रोध नहीं करते, बल्कि उससे सुधारने का प्रयास करते हैं बेसिक। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आइए तो भ्राता श्री राम की भरत जी के द्वारा जो विशेषता बताई कि वो क्या है, दयालु स्नेही है, भरत से प्रेम करते हैं, खेल में हार जाते हैं उनके लिए, हमेशा उनसे प्रसन्न रखते हैं, अपराधी पर क्रोध नहीं करते हैं, सुधारने की बात करते हैं, ये बात है।
खा क्या दिया हुआ है, यह दीप अकेला कविता में यह मधु है, निर्भय है। पंक्ति के आधार पे बताइए मधु, गौरस, अंकुर इसकी क्या विशेषता है। तो यह दीप अकेला कविता में मधु, गौरस, अंकुर की विशेषता इस तरीके से है। सबसे पहले बात करेंगे मधु शब्द की। तो मधु क्या है, ये एक शहद की विशेषता, आप सभी को पता है कि मधु को बनने में एक लंबे समय का लंबा जो है टाइम लग जाता है और धीरे धीरे ये खुद एक टोकरे में एकत्र हो जाता है, उसके बाद हम जाके इसे ले सकते हैं। गौरस क्या होता है बेसिकली, गौरस को यहाँ पे जो हिंदू धर्म में एक गाय होती है कामधेनु गाय, जो कि ऐसा माना जाता है कि इसका जो दूध होता है वो अमृत के समान होता है और इस कामधेनु गाय का जो दूध है वो देवपुत्र पिया करते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में बहुत सारे वेदों में, बहुत सारे ग्रंथों में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गौरस क्या है, कामधेनु गाय के पवित्र अमृत समान दूध का वर्णन करता है। अंकुर, अंकुर एक नई पीढ़ी का पर्याय है, नई पीढ़ी के उदय को दर्शाता है। जैसे एक बीज को आप किसी कहीं जमीन में गाड़ दीजिए, ठीक है, तो वो पहले अपनी जड़ों को नीचे पहुंचाएगी और अपने पत्तों के माध्यम से धरती का सीना फाड़ते हुए, सूरज का सामना करते हुए अपने ऊपर फल लेके आती है। ये चीज हमने बताई। ठीक है भाई, आगे सुनिए अच्छे तरीके से। अच्छा, एक पेपर यहाँ पे और ले लेता हूँ जिसमें क्वेश्चन आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि बड़े, एक सेकेंड, हाँ, उड़ते खग और बरसती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होते हैं, कार्नेलिया के गीत के आधार पे स्पष्ट कीजिए। आइए समझते हैं क्या अर्थ जो है वो विशेष व्यंजित होता है। देखिए, उड़ते खग यहाँ पे अर्थात जो प्रवासी हैं, जो पक्षी हैं, जो बाहरी व्यक्ति हैं, उनको बताया गया। यहाँ उनका अस्तित्व और उनकी संस्कृति सुरक्षित है। उन्हें घर परिवार जैसा यहाँ पे आनंद, अपनत्व प्राप्त होता है। बरसती आंखों के बादल अर्थात यहाँ के लोग दूसरे के दुख दर्द को अपना समझते हैं और उनके दुख में स्वयं ही रोने लगते हैं, यानी कि इनके अंदर करुणा का भाव होता है। ठीक है, तो उड़ते खग प्रवासी पक्षी बाहरी व्यक्ति जिन्हें भारत में सहारा मिलता है। बरसती आंखों के बादल यानी कि भारत के लोगों को जो स्थिति है उसको यहाँ पे दर्शाएं। क्या भाई, आगे आप सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट में। तो इस तरीके से हमारे इन दोनों ही सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो कविता वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होता है वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिया है और आई होप कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक और पेपर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया इसी में आगे बढ़ाते हुए अपने इस कहानी को। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आपको कविता वाले करवा देता हूँ। घनानंद के कवित्व सवैये के अनुसार बताइए कि कवि ने चाहत चलन संदेशों या लय सुजान को क्यों गाया। मैं बता चुका हूँ आपको। बनारस में वसंत का आगमन तथा शहर पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, हाँ ये जरूरी है, ये आपको समझाते हैं। कवि के अनुसार देखो, बनारस में जो वसंत है वो कैसे आता है, वो अचानक से ही आ जाता है। कैसे, अचानक से उसका आगमन हो जाता है और जब वसंत आता है तो वह लहराता है। लहराता, एक सेकेंड, लहराता नहीं बल्कि लहर तारा, यानी कि एक मोहल्ला है मधुवादेही नामक मोहल्ला। यहाँ पे जब वसंत आता है तो एक धूल भरी आंधी आती है जिसमें चारों ओर धूल ही धूल छा जाती है, लोगों के मुंह में धूल छा जाती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब वसंत आता है तो क्या होता है, वसंत के फूलों की बहार छा जाती है। वसंत में फूलों की बहार छा जाती है, सुगंध से सारे वातावरण में ये अति मनमोहक हो जाते हैं। नए नए पत्ते, कोपले निकलने लगती हैं। परंतु जो बनारस में बसंत आया वो ऐसा नहीं था। यहाँ तो ये बिल्कुल अलग था, जो कि धूल भरा हुआ था। भिखारियों के कटोरे के मध्य वसंत होता हुआ दिखाई देता था, अर्थात भिखारियों के कटोरे में दान जो था वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। गंगा के घाट पर लोग बहुत ज्यादा आ रहे थे, यहाँ तक कि इस मौसम में बंदरों की आंखों तक में नमी दिखाई दे रही थी। ऐसा मौसम होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, देवसेना की हार व निराशा के कारण थे। तो आप सभी को बताया भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है कि देवसेना जो थी वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन होती है। ठीक है, और इसमें उसका पूरा परिणाम जो परिवार है वो मारा जाता है। कब, हुड़ों के आक्रमण के दौरान में। तो वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और सोच रही थी मेरा परिवार नष्ट हो चुका है तो शायद ये मुझे सहारा दे देगा। लेकिन जब वो जाते हैं तो जो स्कंदगुप्त होता है वो उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो धन कुबेर के मालवा के जो राजा थे धन कुबेर, उनकी जो कन्या थी विजया, उससे प्रेम करता था। लेकिन जब जीवन के अंतिम क्षण आए तो वो प्रेम निबंध करने के लिए आया। अब देवसेना ये कहती है कि देखो मैंने पूरी जिंदगी तो अब तुम्हारे बिना निकाल ही दी है, तुम्हारे वियोग में निकाल दिए, तो अब मुझे तुम्हारे ये निवेदन अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने इतने सारे दुख इतनी सारी कठिनाइयां जड़ी हैं जब मेरा कोई भी साथी नहीं था, केवल और केवल मेरा अकेलापन ही मेरा एकमात्र साथी था। ठीक है ना, तो ये बातें कुछ कुछ यहाँ पे आपको समझ में आई। अच्छा, अगर आपको अभिव्यक्ति माध्यम के भी इसके भी क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे कि विभिन्न जनसंचार जो माध्यम है इसके लिए टेलीविजन है, इसकी खूबियां और खामियां बताइए। ठीक है,
तो टेलीविजन की खूबियां क्या होती हैं भाई? घर बैठे आप लाइव देख सकते हैं किसी भी घटना को, मनोरंजन या ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, देखने में सुनने में आनंद आप ले सकते हैं इससे, ठीक है। इसके माध्यम से जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, दोनों कार्यक्रम को देख सकते हैं। टीवी में शब्द और ध्वनि की अपेक्षा तस्वीरें जो होती हैं इसको महत्व देते हैं। खामियां क्या है भाई? तो भाई सबसे बड़ी टेलीविजन माध्यम की जो खामी है, वो खामी ये है कि इसमें एक समय सीमा होती है, ठीक है। ये समय सीमा होती है, कोई भी न्यूज़ है, कोई भी नाटक है, सीरियल है, फ़िल्म है, वो एक समय के लिए रहेगी, एक रेखीय माध्यम है, ठीक है। उसके बाद टीवी कार्यक्रम में दर्शकों को बाँधना एक कठिन कार्य होता है क्योंकि वो टीवी देखते रहते हैं, कुछ और कार्य भी करते रहते हैं, ठीक है। इसमें दृश्य यानी कि जो विज़ुअल होते हैं, इनका संतुलन होना ज़रूरी होता है, किसके? वाक्य के साथ में। कार्यक्रम का कई बार सीधा प्रसारण जैसे युद्ध का हो रहा है या किसी के साथ में कोई मारकाट चल रहा है, लड़ाई हो रही है, तो आप उसका अगर सीधा जो है लाइव प्रसारण दिखाएँगे, तो ये एक किसी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। टीवी की वजह से नग्नपन यानी कि अश्लीलपन, हिंसा, रोमांस इसको प्रोत्साहन मिला है और भाषा के विस्तार की इसमें कमी देखी जा सकती है। ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं टेलीविज़न माध्यम की कमियों के बारे में। फिर यहाँ पे बात आ जाती है अगले की कि कहानी लेखन में जो चरित्र चित्रण, पात्र और संवाद के महत्व को यहाँ पे आपको उजागर करना है। तो आइए एक-एक करके यहाँ पे मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। कहानी में देखो आपसे पूछा जा सकता है केवल पात्र के बारे में। तो पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी शर्त होती है क्योंकि हर पात्र का अपना-अपना एक अलग-अलग स्वरूप होता है, अपना एक अलग-अलग उद्देश्य होता है। जैसे कहानीकार के सामने बहुत सारे पात्र आते हैं, तो वो उन पात्रों का उनके अनुसार जो है वर्णन करता है कि कितना स्पष्ट रहेगा, क्या ये करेगा, क्या ये बोलेगा, वो सारी चीज़ें वो तब कब करेगा? कहानीकार वो तभी कर पाएगा जब उसके बारे में हर एक पात्र के बारे में उसको पूरी जानकारी हो। चरित्र चित्रण क्या होता है? अब मान लीजिए पात्र आपने सिलेक्ट कर लिए, तो वो किस चरित्र में जाएँगे, उनके क्या गुण रहेंगे, उनका क्या क्रियाकलाप रहेंगे, क्या संवाद रहेंगे, वो कौन तय करेगा? कहानीकार ही तय करेगा और उनका चित्रण करेगा। संवाद, तो भाई कहानी में संवाद का बहुत महत्व होता है क्योंकि संवाद जो है ना, यही कहानी को और पात्र को बहुत आगे बढ़ाता है और उसे विकसित करता है। साथ ही ये कहानी को गति देता है। जैसे-जैसे कहानी गति बढ़ती है, वैसे-वैसे संवाद भी आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है? कहानी जो होती है इसमें कहानीकार आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन संवाद के माध्यम से वो उन बातों को सामने लाता है जो नॉर्मली वो नहीं ला सकता। चित्र के माध्यम से नहीं ला सकता, उनको संवाद के माध्यम से लाता है। ये चीज़ है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या था भाई? अगला क्वेश्चन था कि विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? किन्हीं 4 का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। तो विशेष रिपोर्ट कई सारी होती है, जिसमें से हम बात करेंगे नॉर्मली की कि विशेष रिपोर्ट होती क्या है? तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जब गहरी छानबीन की जाती है और उसका विश्लेषण किया जाता है, तो उसकी व्याख्या के आधार पे जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसे हम बोलते हैं विशेष रिपोर्ट, ठीक है? क्योंकि 4 प्रकार की होती है, कौन-कौन सी? एक होती है खोजी रिपोर्ट, एक होती है इन डेप्थ, एक होती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और एक होती है विवरणात्मक रिपोर्ट, ठीक है? तो ये बात है यहाँ पे, समझ गए? अब 9वां क्या है कि विशेष लेखन में बीट और डेस्क का क्या डिफरेंस होता है? तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक पेपर में बता ही चुका हूँ, बीट और डेस्क के बारे में आप पढ़ लीजिए। समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व होता है? तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? तो आप चाहो तो इसे पढ़ लेना, ठीक है? मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस इससे ज़रूर करें, ओके? चलिए, अब हमारे नए सैंपल पेपर की हम बात करेंगे काव्यांश की सह-प्रसंग व्याख्या की। हर एक की मैं आपको मतलब एक ही पेपर में तकरीबन 5 से 6 जो सह-प्रसंग व्याख्या हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी। ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम पहले पेपर की बात करेंगे। जैसे बहनदा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु यानी अशोक पर कोई चिड़िया कू-कऊ, चलती सड़क के किनारे लाल बाजरी पर चुरमुराए, पाँव तले ऊँचे तरुवर से गिरे बड़े-बड़े पत्ते। कोई 6 बजे सुबह कोई गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते। तो क्या है भाई ये? ये बता रहा है हमें यहाँ पे जो आपका काव्य वसंत आया, जिसके कवि है रघुवीर साहब, उसके बारे में, ठीक है? अब देखिए, एक मैं आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ कि जब आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे कल, तो याद रखिएगा कि जो आपकी सह प्रसंग व्याख्या होती है, इसमें मेन जो है, वो आपके लिए 4 बातें होती हैं। क्या-क्या? सबसे पहली मेन बात होती है आपको संदर्भ लिखने की, ठीक है? दूसरी मेन बात होती है आपकी प्रसंग लिखने के लिए। तीसरी मेन बात होती है व्याख्या लिखने की और सबसे आखिरी जो होती है वो होती है काव्यगत विशेषता की और अगर चैप्टर की व्याख्या है तो केवल विशेषण। ठीक है? तो एक-एक करके हम इसको समझेंगे, ठीक है? जैसे बेंदा कहती है इसके बारे में। तो देखो संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ
कक्षा 12 के हिंदी विषय की अंतरा जो है इसका काव्य खंड वसंत आया इससे अवतरित है, जिसके कवि कौन है बच्चों? रघुवीर सहाय जी। प्रसंग क्या है यानी कि इसमें बताया क्या गया है? तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि को वसंत के आगमन का ज्ञान प्राकृतिक परिवर्तन और बहने वाली जो ठंडी हवा है इससे पता चलता है। आइए कि करके समझेंगे पूरी की पूरी बात। व्याख्या करेंगे कि इस अंश में कवि कहता है कि वसंत आने पर उसकी बहन ने उसे जो बताया था वो वही कर। वह सुबह सुबह फुटपाथ पर चला जा रहा था। उसे रास्ते में किसी बड़े घर पर अशोक का पेड़ दिखा। वहां पे चिड़िया जो थी वो कोकने लगी, उसकी आवाज जो थी वो लेखक के कानों में पड़ी। वह सड़क के किनारे पर चल रहा था तथा उसने उन किनारों पर लाल बजरी सी बिछी हुई देखी जो दर्शा रही थी कि बसंत आ चुका है। ठीक है, उसके पैरों के नीचे से पत्तों के चरमराने की आवाज आ रही थी, जिसे कुछ पत्ते पीले और कुछ बड़े और कुछ ऊंचे वृक्षों के गिरे हुए थे। लगभग सुबह के 6 बजे के समय था। यह ऐसा लग रहा था कि मानो सुबह रूपी स्त्री जो थी वो गर्म पानी रूप में नहाकर आई हो, अर्थात हल्की हल्की सुबह सुबह नरमी हुआ करती थी। ठीक है, उसी समय हवा फिरकी की तरह घूमती हुई आई और चली गई। कवि को तो पता भी नहीं चला कि क्या बस आ गया और चला गया। ठीक है, अर्थात कवि को वसंत आगमन का जो एक्चुअल ज्ञान है वो किससे पता चलता है? कैलेंडर से पता। ठीक है, नॉर्मली वातावरण से भी पता चल जाता है। ओके, अब इसकी विशेषताएं कैसे लिखेंगे? तो विशेषता लिखेंगे कि भाई इसमें वसंत ऋतु के समय जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना उसका वर्णन किया गया। सरल एवं सहज और प्रभावमयी खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। कवि ने वसंत की सुबह का रोचकता से यहाँ पे वर्णन किया गया। ठीक है, साथ ही मानवीय के अलंकार जैसे सुबह, हवा इसको उपयोग किया गया है। तत्सम, तद्भव, जो शब्दावली इसका उपयोग किया गया, देशज, भाषा व क्रियाओं का उपयोग किया गया, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली वाली सह प्रसंग व्याख्या। अब दूसरी वाली देखेंगे तो दूसरी वाली है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवच दीवन संचित मधुकरियों की भीख लुट, छल चलते संध्या के संकट आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अग्राई। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। वही सेम पार्ट 2 से 3 वर्ड पहले के, 2 से 3 वर्ड लाड के, इस तरीके से आप कर देंगे। ठीक है, संदर्भ की उपरोक्त पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की जो काव्य अंतरा देव सेना के गीत से अवसरित है, जिसके लेखक है कवि जयशंकर प्रसाद। प्रसंग क्या है? प्रसंग ये है भाई कि देवसेना जो है ना ये स्कंद गुप्त से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन अब जो है उससे प्रेम निबंध को मान नहीं रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है दिक्कत हो रही है। दिक्कत किसको हो रही है कि स्कंद गुप्त जो है जीवन के अंतिम क्षणों में जब देवसेना से प्रेम निबंध यानी कि प्रेम निवेदन की बात करता है तो देवसेना नहीं मानती है, लेकिन शुरुआत में खुद ही देवसेना ये कर रही होती है। तो वही चीज यहाँ पे बताई कि देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम में निराश होकर जीवन भर भ्रम में जीती रही कि विषम परिस्थितियों में वो मेरे साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इस गीत के माध्यम से वह अपने अनुभव के द्वारा आज ये जो वेदनामय क्षण है इनको याद करके दुखी हो रही। ठीक है, तो 10 सेकंड के लिए पॉज करते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, 1 घंटा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे व्याख्या की। तो व्याख्या में देखिए क्या होता है। देवसेना कहती है कि मेरे जो जीवन के अंतिम क्षण है इसमें भी मुझे दुख ही मिला है, मुझे पीड़ा ही मिली है। मैं जीवन के शुरुआती क्षणों में स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, ठीक है, लेकिन वो मुझसे प्रेम नहीं करता था। और अब जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, ठीक है, लेकिन अब मुझे उसका ये प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं है। तो वही बता रही है कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, इसी भ्रम में मैंने अपना पूरा का पूरा जीवन इसी अभिलाषा में लुटा दिया, और इसी कारण अब जब मेरी अभिलाषा ये खत्म हो चुकी है तो अब मैंने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है किसमें लगा दिया बच्चों? देश की सेवा में समर्पित कर दिया, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों को उसने दान कर दिया। और वो कहती है कि उससे उसके दुख से दुखी होकर भी शायद आज शाम भी आंसू बहा रही है, यानी कि वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते अब थक गई है। उसने अपना सारा का सारा जीवन दुखों और संघर्षों के बीच में ही बिताया है, क्योंकि उस समय उसका एकमात्र साथी था अकेलापन। ठीक है, विशेष क्या है भाई? तो विशेष ये है कि इसमें देवसेना की विरह जो व्यवस्था है इसका चित्रण किया गया है। भाषा कैसी है? सरल और अनुकूल है। सरस, तत्सम और प्रधान खड़ी बोली है। अलंकार कौन कौन से हैं?
मानवीकरण रूपक अनुप्रास अलंकार है, रस करुणा है, छंदमुक्त कविता है, बिंब का उपयोग किया गया है, घाव विपिन तथा बिहान की तान। ये आपके दूसरे में दिया हुआ इस तरीके। ठीक है भाई, समझ गए। तो इस तरीके से 1 घंटा अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, करेक्ट 1 घंटा। ठीक है, अब हम 30 मिनट और लेंगे और तीनों ही यानी दोनों मैंने दो सैंपल पेपर है उनको कंप्लीट। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो था ये वाला 11 वाला, इसके दोनों पार्ट मैंने आपको समझा दिया, जिसमें पहली व्याख्या क्या थी, वसंत आया कविता की। ठीक है, दूसरी व्याख्या थी देवसेना के गीत वाली। अब यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन आंसर, लेकिन उससे पहले दूसरे सैंपल पेपर को देख लेते हैं। यहाँ पे है हिमालय किधर है। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, उधर उधर उसने कहा जिधर जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो ये बात यहाँ पे देखेंगे और आइए समझते हैं हिमालय किधर है। हिमालय किधर है, ये वही बात आ गई। ठीक है ना, तो संदर्भ क्या है कि ये कहां से दिया गया, अंतरा के काव्य दिशा से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है, कवि कौन है, केदारनाथ सिंह है। क्या बताया गया यहाँ पे कवि ने बालक तथा हिमालय के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है, अपने अपने माध्यम से भी सोचता है, उनका अपना नजरिया होता है। होता ये है कि कवि जो है ये विद्यालय के एक छात्र से प्रश्न करता है कि बेटा ये बता हिमालय किस तरफ स्थित है। तो वो स्कूल का छात्र पतंग उड़ा रहा था, वो कहता है अरे अंकल सुनो ना, मेरी पतंग जिधर जा रही है ना आप समझ लो उधर ही हिमालय। तो ये जब जवाब सुना तो लेखक हैरान हो गया। बालक के इस सुलभ उत्तर देने से कवि को यह प्रतीत हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का ना वस्तुओं के प्रति अपना अपना एक अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अपना एक यथार्थ होता है। जैसे बच्चे के बच्चे बच्चे की जो दुनिया होती है इसमें हर एक चीज को वो अपने ढंग से देते हैं, उनको उनकी उस छोटी सी दुनिया में वो आनंद लेते हैं, हर एक चीज स्वीकार करते हो, उससे आप जो भी खिलौना दे दो वही उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, बस सिंपल। ठीक है, और फिर विशेष क्या है भाई इसमें, विशेष ये है कि सरल से सरल एवं प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। कवि ने बाल मनोविज्ञान में सुंदर वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है, उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मुक्त तथा छंद चित्तात्मकता है, गुण प्रसाद का अद्भुत गुण है, ये चीजें यहाँ पे आ जाती है, ये सारी। ठीक है, अब दूसरी यहाँ पे व्याख्या क्या थी कि बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, अरे खरे अरबनी भरे हैं उठी जाने को। देखिए दोबारा पढ़िएगा, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबनी भरे हैं उठी जाने को, कही कही याबन छबिल मन भावन को, गही गही राखत है दे दे सन्मान को, झूठी बत्यानी की पत्यानी ते उदास हने के, अब ना घिरत है घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं अनिकारी की पयान प्राण, चाहत चलने संदेशो ले सुजान को। ठीक है, तो कवि घनानंद जी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो वही लिखेंगे बहुत देना डैश 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 संदेशो ले सुजान। तो किससे लिखी है भाई, जो काव्य है कवित्व या सवैये कह सकते हो आप, उससे अवतरित है, जिसके कवि है घनानंद जी। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कवि चाहता है कि उसके प्राण अब निकलने ही वाले हैं, तो उसकी जो प्रेमिका है सुजान उसे दर्शन दे दे, ताकि वो इस संसार से खुशी पूर्वक विदा ले सके। ठीक है, व्याख्या क्या है, व्याख्या ये है कि कवि कवि घनानंद जी ये कहते हैं कि बहुत समय बीत चुका है लेकिन सुजान अब भी उससे मिलने के लिए नहीं आई है, अब मेरे प्राण बस निकलने को व्याकुल हो रहे हैं, मेरी दशा ऐसी हो चुकी है कि बस अब मुझे एक बार मेरी जो प्रेमिका है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, मेरे संदेश उसके पास जाते हैं लेकिन वो उनका जवाब नहीं देती, बस रख लेती है। ठीक है, मिलने नहीं आती, वो झूठी बातें बोलती है, कई बार तो कवि घनानंद को उस पर विश्वास नहीं होता है। घनानंद कहते हैं कि भाई एक टाइम पे ऐसा होता था, मैं कभी बीमार पड़ता था तो उपचार रूप में मेरी नायिका जो थी वो मेरे पास होती थी, और मेरी प्रेमिका जब मेरे पास होती थी तो मैं मेरे आधे रोग तो ऐसे कट जाते थे। तो अब वो ऐसे रोग वाले जो बादल हैं, उपचार वाले जो बादल हैं, वो अब ऐसे नहीं घिर रहे हैं, और अब मेरे प्राण बस इतने निकलने को आ रहे हैं, बस एक बार मुझे अपनी प्रीतिमा के दर्शन हो जाए, नायिका प्रेमिका के दर्शन हो जाए, बस मैं उसी क्षण इस दुनिया को छोड़ के सिधार जाऊं। ये बातें यहाँ पे कही क्या भाई, विशेषता क्या है, तो कवि के हृदय की व्याकुलता और वियोग का चित्रण किया गया है। कवि अपनी प्रेमिका के वियोग में मरण जैसी स्थिति पहुंच चुका है। ब्रज भाषा का सुंदर उपयोग है। कविता छंद वियोग श्रृंगार से मुहावरे का उपयोग है। कहीं कहीं दे दे में पुनरुक्ति और प्रकाश अलंकार है। एंड गृहित घन कही के पयान प्राण तथा चाहत चले न चलन, इसमें अनुप्रास और श्लेषण अलंकार का उपयोग किया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा दूसरे क्वेश्चन पेपर का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। आगे बात करते हैं पहला पेपर का, संभव और पारे के द्वारा लगाई मनोकामना की गांठ का क्या परिणाम रहा, स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न को बच्चों अलग तरीके से पूछा जा सकता है।
कैसे? पूछे इस तरीके से जा सकता है कि मनोकामना की गांठ इधर लगाओ उधर लग जाती है। तो ये क्या थी बेसिकली, ये मैं समझा। ठीक है, आइए एक एक करके हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखो, संभव और पारो जो थे, ये पहली मुलाकात में एक दूसरे के हृदय में समा चुके थे। एक दूसरे के हृदय में एक प्रेम का जो बीज होता है वो यहाँ पे अंकुर हो चुका था, और दोनों ही मात्र एक ही मुलाकात में, जब मिले भी नहीं थे, बस देखा ही था, इन देखने की वजह से ही वो बहुत सारे कल्पना, बहुत सारे सपनों में खो गए। प्रेम के प्रथम आकर्षण में दोनों ही बंध चुके थे, और वो ये चाहते थे, संभव पारो, कि हम बस एक बार मिल जाए, एक बार और मिल जाए। तो दोनों ही जाते हैं गंगा घाट, और वहाँ पे मतलब हरिद्वार के टाइम पे, मतलब मनसा देवी पर जाते हैं। तो मनसा देवी पर ये मनोकामना का पीला धागा बांधते हैं। पीला धागा मनोकामना का धागा होता है। ठीक है, तो उस समय वो मन में ये कहते हैं कि बस हम एक दूसरे से मिल जाएं। और जैसे ही मनसा देवी के मंदिर से दोनों बाहर निकलते हैं, वो एक दूसरे को ये देखते हैं कि वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और इस चीज को देख के दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लड़की का नाम सुनते ही संभव ने अपना नाम जो था अपना नाम संभव देवदास बताया, जो इस बात का द्योतक है कि उसने जो प्रेम की गांठ बांधी थी वो अति दृढ़ और स्थायी हो गई है, और जो माता थी उसके प्रति इनका विश्वास ही और ज्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ पे है कि लेखक ने धर्म के रहस्य को जानने के लिए घड़ी के पुंजों का दृष्टांत क्यों दिया है? तो इसलिए दिया है बच्चों, क्योंकि जिस तरीके से एक घड़ी जो है वो केवल समय ही नहीं दिखाती, समय दिखाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि हमें उसके समय दिखाने के साथ साथ घड़ी के हर एक पुंजे को खोल कर देखना चाहिए, उसकी साफ सफाई करनी चाहिए, कल पुंजे उसकी जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा अधिकार है। इसी तरीके से किसी भी धर्म के संबंध में जो धर्म उपदेशक होते, पुजारी होते, उन तक ही आप सीमित ना रहे, बल्कि आप स्वयं जो भी आपका धर्म है उसके जो ग्रंथ है उनको जरूर से पढ़िए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताइए। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा है भाई कि केवल जी रहा है, लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है? तो किन किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की, आइए समझेंगे। केवल जी रहा है, शब्दों से ये लगता है जैसे मान लो कोई मजबूरी में जी रहा है, लेकिन फुटेज के साथ ऐसा नहीं है। वह तो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जी रहा है, वह केवल जी ही नहीं रहा है स्वावलंबन से। यहाँ पे केवल जी रहा है का मतलब क्या है कि वो मजबूरी में जी रहा है। बेसिकली इस प्रश्न के मानव स्वभाव से उन कमजोरियों का पता चलता है, जिसमें बहुत लोग जो है वो इसलिए जीवित हैं कि हम मनुष्य पैदा हो चुके हैं, मरेंगे तो है नहीं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, मरने में डर लगता है, तो वो इसी वजह से बस जीते रहते हैं कि इंसान है, बस जीना ही है, जीना है। उनके अंदर किसी नई चीज को देखने की, सीखने की भावना नहीं होती है बेसिकली। ठीक है, और जो मिलता है उससे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो कुटज होता है उसे जो मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं है, बल्कि उसे अपने लिए जो इम्पोर्टेंस है वो चाहिए, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा संघर्ष करता है। इसी तरीके से मनुष्य को भी संघर्ष करना चाहिए, ये बात यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा आपकी जो कविता है, चैप्टर है, उसके बारे में 100% क्वेश्चन देख लेंगे दूसरे पेपर के। अराफत ने ऐसा क्यों कहा भाई कि वो केवल आपके ही नेता नहीं है, वो हमारे हमारे भी नेता हैं, जितने आदरणीय आपके लिए हैं उतने आदरणीय हमारे लिए। तो गांधी जी के व्यक्तित्व पर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। आइए देखेंगे। इस कथन से ये पता चलता है कि गांधी जी जो थे वो केवल भारत के ही नेता नहीं थे, भारत में लोकप्रिय नेता नहीं थे, बल्कि कई अनदर कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता थे, जैसे कि फिलिस्तीन हो गया और दक्षिण अफ्रीका हो गया, जो अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते थे। गांधी जी की सहानुभूति जो थी वो फिलिस्तीन के प्रति इसलिए थी क्योंकि इतिहास में भारत भी ऐसे ही समस्या जूझ चुका था जब अंग्रेज ने शासन किया था। तो अब फिलिस्तीन ऐसा ना हो, तो इसके लिए उसने क्या किया था, बहुत सारी मदद करने की कोशिश की थी भारत ने। ठीक है, फिलिस्तीन की समस्याओं को सुलझाना ये चाहते थे वे, यानी गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम इस भावना में विश्वास रखते हैं, यानी सभी मिलकर एक साथ रहें तो ताकत आती है। इसकी दृष्टिकोण की वजह से ही गांधी जी पूरे विश्व में लोकप्रिय बन चुके। ठीक है, के बाद में क्या है कि पहचान लघुकथा का प्रतिपादन बताइए। कुटज वाला तो हमने कर ही। ठीक है, हाँ नहीं, अभी कुटज वाला दूसरा क्वेश्चन है बेसिक। देखो, पहचान लघुकथा का प्रतिपाद्य क्या है? पहचान लघुकथा का मतलब सिंपल सा ये है कि इस लघुकथा में जो राजा है, राजा को एक ऐसी प्रजा चाहिए जो बहरी हो, गूंगी हो, अंधी हो, यानी कि ऐसी प्रजा जो उसके खिलाफ कुछ बोले ना, कुछ देखे ना और कुछ सुने ना, ये चीज है। कहानी में इसी यथार्थ को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया। जैसे 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 आज हम प्रगति करते जा रहे, विकास करते जा रहे हैं, तो इससे सभी साधनों पर
व्यक्ति ने अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया और आज वो प्रकृति को भूलता जा रहा है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें बुलावे में रखता है और यही उसकी सफलता का एक राज होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई। आगे बात करेंगे अगले की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुटज क्या केवल जी रहा है, उसके माध्यम से लेखक ने किन टिप्पणियों को यहाँ पे बताया है, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर के आपके जो बेसिकली हम कहते हैं कि सैमसंग व्याख्या जो थी उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली सैमसंग व्याख्या जो है वो आपकी गांधी ने यासिर अराफत से ली गई है। आप इसे चाहो तो यहाँ से पढ़ लीजिए। आपके जो धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं के द्वारा की गई भर्त्सना, फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। दो एक बार जब मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं से जिक्र किया तो अराफत बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही जितने की आदरणीय आपके आदरणीय। तो आइए समझेंगे बेसिकली इसके बारे में कि लिखेंगे कैसे सैमसंग व्याख्या। तो वही चीज अपनाएंगे कि 2 से 3 शब्द पहले के, 2 से 3 शब्द बाद के। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की जो किताब है अंतरा, इसके गद्य गांधी, नेहरू, यासिर अराफत इससे अवतरित है। लेखक कौन है? विश्व सानी। प्रसंग में क्या बताया गया है? तो इन पंक्तियों में लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब लेखक एफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन भाग हेतु ट्यूनिस गया था। तब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था। वहीं लेखक की भेंट होती है यासिर अराफत से। यासिर अराफत ने लेखक को भोज आमंत्रित किया था, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है भोज आमंत्रित पर यासिर अराफत और जो लेखक है उसके बारे में। तो लेखक खाने की मेज पर यासिर अराफत के साथ बैठकर बातचीत शुरू कर दी उसने। उसकी बातें बहुत दूर तक नहीं जा सकती थी। ठीक है, उनका दायरा सीमित था। हमारे देश भारत प्रारंभ से ही फिलिस्तीन की मुक्ति का हिमायती रहा है। भारत का जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा, यासिर अराफत, भारत ने हमेशा से साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध किया है। साम्राज्यवादी शक्तियों का रवैया जो था वो हमेशा अन्यायपूर्ण देखा जाता है। उस रवैये से हमारे देश के नेता निंदा करते हैं। ठीक है, फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति भारतवासियों की सहानुभूति थी और हमेशा रहेगी। हम आपका समर्थन करते रहेंगे। ठीक है, यासिर अराफत भी भारतीय नेताओं के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। लेखक ने कहा कि गांधी जी अन्य भारतीय नेताओं का नाम उल्लेख करते हुए कहा कि इन्होंने हमें बहुत ज्यादा सहायता दी है और इसीलिए आज फिलिस्तीन में इन लोगों को बहुत सारे लोग जानते भी हैं और इसीलिए दोनों ही जो थे विश्व स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा फेमस हो गए। ठीक है, विशेष क्या क्या है सर जी? विशेष हमारे सामने ये है कि लेखक की यासिर अराफत के साथ में जो भेंट थी इसका चित्रण कुशलता पूर्वक किया गया है। फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन की जानकारी मिलती है, भारतीय नेताओं की लोकप्रियता का पता चलता है, सरल सोच बात है, भाषा व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग किया गया है। ठीक है, मेरा गला बैठने को हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और अभी और भी वीडियो बना लिए आपके लिए 2-3 और। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले, तो दुआ कीजिए कि मेरा गला ठीक बना रहे और आपके लिए मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मिड टर्म नहीं प्री बोर्ड में ऐसा हुआ था कि आपका होम साइंस का पेपर था और मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था गला खराब होने की वजह से। ठीक है, हालांकि मैं ध्यान बहुत रखता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ टाइम टू टाइम, वीडियो के बीच में रोक के गर्म पानी भी पी लेता हूँ ताकि तबीयत खराब ना हो। आपका बोर्ड का एग्जाम है, मैंने गलती की थी प्री बोर्ड में कि तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है ना, तो इस बार बोर्ड में मैं कोई गलती नहीं करना चाहता जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना, तो मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप सब भी प्रे करना कि कहीं गलती से मेरा गला खराब ना हो जाए। आप अभी भी देखेंगे तो मेरी वॉइस जो है ना वो 10% आपको मोटी दिखेगी, लाउडर मतलब होता है ना कि भारी आवाज आएगी 10%, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है मुझे बोलते हुए और 3 से 4 वीडियो तो मैंने आपके लिए कल ही बनाई थी। ठीक है, 1.5 से 1-1.5 घंटे की, और आज की वीडियो भी आपकी 1.5 घंटे की होने वाली है। तो बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन डज नॉट मैटर, मैटर इज हियर कि आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ये एक नॉर्मली बात थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हैं आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आपकी ये जो सैमसंग व्याख्या है आप चाहें तो उसे पढ़ें और बाकी का मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने करना कैसे। ठीक है, किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव से सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से गिरती सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। विस्थापन की एक लहर
रिहंद बांध से आई थी, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए थे। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल्ड फील्ड नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का निर्माण हुआ। तो आइए समझते हैं इसको भी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ। ठीक है, शुरुआत के 2-3 वर्ड और लास्ट के 2-3 वर्ड। आपको 5 नहीं लिखने हैं, 2 से 3 लिखने हैं, हालांकि यहाँ पे मैंने ज्यादा लिख रखे हैं। तो कहां से लिया गया बच्चों? ये जो हमारा चैप्टर है जहां कोई वापसी नहीं, इससे लिया गया। ठीक है, लेखक कौन है? लेखक है जो निर्मल वर्मा जी है। ठीक है, यहाँ पे निर्माण लिखा हुआ है, निर्मल वर्मा जी है। बेसिकली कौन है? निर्मल वर्मा जी। क्या बताया गया है यहाँ पे? लेखक ने विकास के नाम पर पर्यावरण को जो विनाश किया जा रहा है उसके बारे में अपने विचार दिए हैं। लेखक कहता है कि कोई भी प्रदेश आज इस लालची युग से अपना अलगाववाद सुरक्षित नहीं रह सकता। अर्थात आज का युग जो है वो लालच का युग है। इसमें कोई भी प्रदेश दूसरे से कटकर सुरक्षित नहीं रह सकता। वो हमेशा एक दूसरे को लूटने की खसोट में रहते हैं। कभी कभी किसी प्रदेश की अच्छी संपदा ही उसके लिए अभिशाप का कारण बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारी और उद्योगपतियों की आंखों से ही सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। उनकी लालच ने इस प्रदेश की अपार संपदा को ढूंढ निकाला। विस्थापन की एक लहर आती है रिहंद बांध से, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए जाते हैं। अर्थात रिहंद बांध की परियोजना हजारों गांवों के उजड़ने का कारण बन जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे ऐसे ध्यान में रखनी। ठीक है, विशेष क्या है भाई? तो विशेष में आप देख लो, खड़ी बोली है, बाकी की जो बातें आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो विशेषता आपको समझा दी। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 जब क्वेश्चन आ चुका है तो यानी कि ये है बच्चों आपके जो सेकंड वाली किताब है अंतराल वाली से। अब इससे क्वेश्चन देख लेंगे कुछ 5-6 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता अध्याय में लेखक की चिंता सिर्फ मालवा तक ही सीमित ना होकर किस प्रकार सार्वभौमिक होगी, स्पष्ट करो। यानी कि इस चैप्टर में उनकी जो भूमिका थी वो केवल मालवा तक ही नहीं रही चिंता, वो पूरे विश्व में फैलने लगी। कैसे? तो हुआ कुछ यूं कि अमेरिका की खाऊ जाड़ू जो सभ्यता थी, ये इसने दुनिया को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि आज के समय में हम हमारी जो अपनी जीवन पद्धति, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, हम अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए। यानी कि हम अमेरिका की पहली बात बराबरी नहीं कर पा रहे। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे मामले में भारत भी आगे, लेकिन बात हो रही है चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस समय भारत उनकी बराबरी नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में इसकी वजह से भूमि भी नष्ट हो रही थी, संस्कृति भी नष्ट हो रही थी, पैसा भी नष्ट हो रहा था। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की एक पूरी और खराब तस्वीर खींची कि कैसे कैसे ये जो पर्यावरणीय विनाश हो रहा है इसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स होने वाले हैं। अब इससे मालवा भी बचा नहीं रहा। कैसे? वातावरण को गर्म करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जो थी वो मिलकर काम करती है और ये धरती के तापमान को तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। और जब ये 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है बच्चों, तब यह गैस सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप के देशों में विकसित होती है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, उसके बाद में अमेरिका जो है वो इन गैसों के उत्सर्जन को रोकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, आज हमारे समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर पानी पिघल रहा है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, औद्योगिक विकास से लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई अच्छे तरीके से। तो मेन आंसर आपका यहाँ से लेके जो है वो इतना है, इतना है। अब बच्चे कहेंगे अरे सर जी फिर ये वाला कहाँ से आ गया? तो भाई देखो, ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है। मैंने अलग से ये क्वेश्चन ले लिया कि जो आपका चैप्टर विस्कोर की माटी पाठ वाला, उसमें फूलों की विशेषताओं के बारे में हमें बताना है कि फूलों की विशेषताएं बता। क्वेश्चन आएगा कि फूलों की विशेषताएं बताओ, या फिर गांव के लोग प्रकृति से कैसे जुड़े हुए थे, ये बता सकते हैं। तो जिस तरीके से एक फूल गंध यानी कि सुगंध या दुर्गंध देने के साथ साथ वो एक दवा का भी काम करते हैं। जैसे बलवंडा नामक जो फूल है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि इस फूल से निकलने वाला जो दूध है, ये आंखें जो होती हैं उस पर दवा का काम करता है। ठीक है, आंखों में निचोड़ दो तो आंखों की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब नीम के फूल हैं तो ये चेचक का जो मधु होता है उसे ठीक कर सकता है। बेर के फूल के सूंघने से मात्र से जो बदैया होते हैं ना, मधुमक्खी टाइप में तत्तिया, उसका डंक निकल जाता है। तो ये चीजें, ये अलग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, याद रखें। अगला क्या है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? 2 महत्वपूर्ण कारण। तो आप सभी को पता है भाई क्यों जलाई थी, क्योंकि सुभागी को शरण दी थी उसने। भैरव की पत्नी का नाम था सुभागी, और जब उसने शरण दी भैरव को, देखो बेसिकली सिंपल सा ही है कि भैरव की पत्नी का नाम होता है सुभागी, और सुभागी जो थी
उसे भैरव पीटता था नशे की हालत में, तो कई बार सौभाग्य जो थी वो शरण लेने के लिए चली जाती थी सूरदास की झोपड़ी में। ठीक है, तो अब इससे क्या होता था, लोग उस जानते थे जैसे दादू का झगड़ा करते के लिए तो ठीक है, अगर वो बाहर पहुंचा तो पूरी तरीके से फैल जाता। तो वही हुआ इसके साथ में। अब गांव में ये बात फैल गई, उसकी बदनामी होने लगी। अब इसकी वजह से दोनों के बीच में ईर्ष्या भाव होने लगा, और कई बार भैरव और जो सौभाग्य थी इनके बीच में झगड़ा होता था। तो सूरदास जो था वो जाके बीच में कर देता था, तो इसकी वजह से भी ईर्ष्या का भाव आया, और इसी वजह से उसने सूरदास की झोपड़ी जला डाली। ये चीज यहाँ पे बताई। ठीक है भाई। अगला दूसरे सैंपल क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता में पाठ के द्वारा जो लेखक है इसमें वर्षा की टिप्पणी, मालवा के प्रदेश में जो वर्षा होती है इसके बारे में बताइए। तो भाई वर्षा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि मालवा में जब अत्यधिक वर्षा होती है तो जनजीवन पर इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। यातायात के साधन ठप हो जाते हैं, आम जो लोग होते हैं उनको खाने पीने में कठिनाई होती है, ठीक है, आने जाने में कठिनाई होती है। बारिश के कारण हालांकि गेहूं और चने की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन सोयाबीन की फसल खराब हो जाती है। और यहाँ पे हिमालय प्रदेश में जो नदियां होती हैं इसमें पानी ज्यादा भर जाता है तो बाढ़ जैसी आ जाती है, लोगों के घरों दुकानों में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा उनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। एंड देन लेखक के अनुसार आज के समय में जो उद्योग मालवा प्रदेश में लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से वर्षा जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि उद्योगों का वर्षा पर बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये बात है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो लेखक विश्वनाथ ने किस आधार पर बत्तख जो अपनी माँ है उसकी तुलना बत्तख से की है? तो कई आधार पे की है भाई। कैसे? सबसे पहले खतरों से बचाने के लिए, जिस जैसे एक बत्तख माँ होती है उसकी चोंच काफी खतरनाक होती है, अंडे से लग जाए तो टूट जाएगी। तो बत्तख जो है वो अपने चोंच को इस तरीके से इस्तेमाल करती है ताकि उसके अंडे फूटे ना। ठीक इसी तरीके से जब मानव माँ जो है वो मानव माँ अपने बच्चे को जो है इसी तरीके से अन्य खतरों से बचाती है। सतर्कता और कोमलता से देखते हैं। जैसे बत्तख माँ होती है वे अपनी पैनी चोंच से सतर्कता बचते हुए उस अपने अंडों को पंखों में छिपा लेती है। ठीक इसी तरीके से जो मानव माँ होती है वो बच्चे को मारते टाइम इस बात का ध्यान रखती है कि इसे चोट ना लगे। ये वो प्यार वाली मार होती है। आने वाले खतरे को भांपना, जैसे बत्तख जो होता है इसकी जो मेन नजर होती है वो कौवे पे रहती है, क्योंकि वही इसके अंडे को खराब कर सकता है। कौवे हो गया या फिर किसी अन्य जो पक्षी होते हैं उस पे रहती है। और इसी तरीके से माँ जो है, मानव रूपी माँ जो है वो भी आने वाले खतरे को भांप लेती है और उसको खत्म कर देती है पहले। ये चीज है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे बताई गई। जैसे होता है ना कि छोटे हम जब होते हैं तो मम्मी जो है वो हमारे गालों पे, हमारे माथे पे टीका लगा देती थी। तो ये यही दर्शाता है कि उसे लगता था कि माँ को कि भाई खतरा हो सकता है, इसको बचाने के लिए हम ये उपाय कर देते हैं। ये चीज यहाँ पे बताई गई। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना आपको कुछ अंतराल किताब के क्वेश्चन और दिखा देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे, तो हम 100 लाख बात बनाएंगे, इस कथन के माध्यम से सूरदास की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। तो सबसे पहली विशेषता है बच्चों, हार ना मानने की प्रवृत्ति का, कर्मशील और मेहनती व्यक्ति का, निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति का, हृदय एवं परोपकारी व्यक्ति का, आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति का पता चलता है। ठीक है। अब अगला है कि भाई जो गर्मियां होती हैं तो इसमें लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो सबसे पहले उपाय क्या होता था कि जो लेखक की माँ होती थी ये उसकी धोती में या फिर कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया करती थी। ठीक है, और लू लगने पर कच्चा आम का पन्ना पिया जा सकता था। ठीक है, आम को भून कर और उबाल कर चीनी में मिला के शरबत पिया जा सकता था। उसका देह में लेप लगाया जा सकता था, नहाया जाता था, उसे सिर से धोया भी जा सकता था। ये बहुत सारी चीजें थी। अब बिस्कोर की माटी पाठ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की सभ्यता जो है बच्चों वो इन नदियों को गंदे पानी के नाले बहुत तरीके से बना रही है। तो अपना मालवा खौजाड़ू सभ्यता के आधार पर आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? कूड़ा कचरा फेंक कर बहा रही है। ठीक है, बहुत सारे कूड़ा कचरा फेंक देती है जिससे नदियां प्रदूषित होती हैं। पूजा सामग्री बहा देती है, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि पूजा सामग्री को नदियों में बहा दिया जाना चाहिए। ठीक है, कल कारखाने से जो निकलने वाला रासायनिक पदार्थ है ये नदियों को, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं इसको भी प्रदूषित कर देता है। नदियों का निरंतर रखरखाव नहीं होता, लोगों को जागरूकता ही नहीं है नदियों की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो ये भी एक मेन कारण आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पे आपको बताना है कि प्रकृति नारी सौंदर्य संबंधी लेखक की मान्यताएं क्या है। तो वो मान्यताएं क्या है भाई, उसके बारे में आप चाहें तो आप उसे इजीली यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 1 घंटा 25 मिनट होने वाले हैं और हम इस वीडियो को अब एंड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में फिर फूल के बारे में बात आ जाती है।
धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? तो कई कारण भाई गर्म होने के। निवारण के उपाय क्या हैं? तो निवारण के उपाय भी आपके सामने ये आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है? तो आप इन्हें पढ़ लेना क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, अब मेरे से बोला कम जा रहा है, ठीक है? तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है? तो आप सभी को आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। ओके, तो फाइनली हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। तो आप सभी के आपके एग्जाम के लिए जो आपका होने वाला है कल, ठीक है, हिंदी का ऐच्छिक का, ठीक है, 20 फरवरी को, इसके लिए हमने टोटल 2 सैंपल वर्क कंप्लीटली सॉल्व कर लिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट जो था हमारा वो तो आज का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो आपने करना क्या है, जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों, ऐसे ही आपके लिए मेहनत करने का और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास 12 के सभी ग्रुप्स पे सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए। और आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना कि यस सर, आपने जो हमें समझाया वो समझ में आ चुका है, ठीक है। और साथ ही जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए और भी आएंगे अभी, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। आपको आपके हिंदी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।